बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। और सिटी एट 10 में हर दिन की तरह हम शामिल करते हैं आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए टिप्स, वो तमाम ख़बरें जो कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं और जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे ख़ास करके स्पोर्ट्स के हवाले से। बॉडी बिल्डिंग जो है ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है और इसके हवाले से फैसलाबाद में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे साथ आज एशियन चैम्पियन जो हैं वो भी मौजूद होंगे, उनसे उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से सीखेंगे। वो लोग जो कि बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या स्पोर्ट्स को आगे फील्ड में कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे ब्यूटी टिप्स के हवाले से। हम देख रहे हैं कि मानसून के मौसम में अक्सर स्किन ख़राब हो जाती है, एक्ने आ जाती है, तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा होता कि स्किन केयर किस तरह से की जाए। और साथ ही साथ बरसात के मौसम के बाद अगला जो सीज़न होता है वो शादियों का सीज़न होता है। ब्राइडल मेकअप किस तरह से किया जाएगा, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, पार्टी मेकअप पे कौन सी बेसिस जो हैं वो यूज़ होंगी, ये तमाम चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हम लोगों को जब भी मेकअप करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सके। गोल्ड की प्राइस के हवाले से भी बात करेंगे और कौन मना रहा है सालगिरह ये भी देखेंगे। और सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वेदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं आज का वेदर कैसा रहेगा हमारे टूडेज़ वेदर के सेगमेंट में। जी, फैसलाबाद का मौसम तो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हम देख रहे हैं कि ये पूरा वीक हो गया है, हब्स नहीं है, सफोकेशन नहीं है और मौसम के साथ साथ जो इंसान के जो मूड है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद है। मरियम, बताइएगा फैसलाबाद के वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स है? बिल्कुल, चलिए फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो आज सुबह सवेरे ही फैसलाबाद में बादलों का राज है। हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो कदरे बेहतर हुआ है और गर्मी का जोर भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता कई रोज़ से इसी तरह से फैसलाबाद का मौसम है। दर्जा हरारत में वाज़िया कमी जो है महसूस की जा रही है। और अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत शहर फैसलाबाद का इस वक्त 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आज 32 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 90% से ज़ायद है, जबकि हवाएं 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं शहर फैसलाबाद के मौसम को तब्दील भी कर रही हैं और जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं उसकी भी वजह बनती हुई दिखाई दे रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब जहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं हवाएं चलने से जो खौफज़दा माहौल है वो भी कम हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के अंदर शहर फैसलाबाद के अंदर दोबारा से बादल बरसने की पेशन गोई की गई है, जिसके तहत एहतियाती तदाबीर का भी मशवरा दिया गया है कि एहतियाती तदाबीर करें। जिन लोगों के कच्चे मकानात हैं वो किसी बेहतर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं और इसके साथ साथ खंबे से और बिजली के नंगी तारों से भी दूर रहा जाए। और जो बच्चे गलियों में खेल रहे होते हैं उनका भी ध्यान रखें ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। जी, बहुत शुक्रिया मरियम तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत के बिना पर पूरे पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली जो है रोशन किया है। और यकीनन ऐसे लोग जो हैं वो फैसलाबाद के लिए बहुत प्राउड मोमेंट जो है उनकी ज़िंदगी का भी होता है और फैसलाबाद के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है। मैं बात कर रही हूँ शकील मोहम्मद शेख साहब की। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं एशियन चैम्पियनशिप बॉडी बिल्डिंग में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं शकील साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह करम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, इतना बड़ा टाइटल आपने जीता है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के स्पोर्ट्स रिपोर्टर असलान नूरानी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं असलान आप? मैं ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच असलान फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। शकील साहब, सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी। अगर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो बहुत वेरिएशन है, क्रिकेट है, हॉकी है, तो ये बॉडी बिल्डिंग का किस तरह से आपके माइंड में आया कि मुझे इस फील्ड को आगे कंटिन्यू करना है, स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करना है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो बात ये थी कि मेरी जो सेहत थी ना, मैं बड़ा स्किनी था। इस हवाले से लेकर मैंने वैसी जिम ज्वाइन की थी। तो बस ये शौक़ मेरा इस हद तक चला गया कि मुझे प्रोफेशनल में ना आना पड़ा। तो इस मतलब प्रोफेशन में आने के बाद मुझे पता चला कि जो मुझ में एक क्वालिटी है बॉडी बिल्डिंग की और जेनेटिक्स के हवाले से, तो वो बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट है उसमें। तो फिर मैंने जो है हल्के फुल्के से जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट वैसे किया, तो ये शौक़ मतलब फिर ज़्यादा हो गया मुझ में थोड़ा सा। तो बस आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर मैं प्रोफेशनल में आ गया।
तो सही। फिर उसके बाद जो थे कंपटीशन पाकिस्तान के जितने भी थे अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने विन किए 4 टाइम मिस्टर पाकिस्तान। अभी करंटली जो मेरे पास इस साल के जो टाइटल है 2025 के वो सूफ़ी क्लास पाकिस्तान के हैं, सही। यहिया पाकिस्तान और उसके बाद रेलवे पाकिस्तान। सही। इससे जो साल गुजरा वो यूनुस क्लासी पाकिस्तान 4 टाइम मिस्टर पाकिस्तान। फिर इसके बाद मुझे मौका मिला एशियन चैम्पियनशिप का जो थाईलैंड में हुई बैंकॉक में, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने विन किया है अपनी कैटेगरी में। बिल्कुल। और शकील साहब, वो मोमेंट बड़ा ही प्राउड मोमेंट होता होगा कि जब हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इंटरनेशनली, तो कैसा लगा वो लम्हा जब आपको ये टाइटल मिला है? देखिए, जब आप अपनी कंट्री के लिए जाते हैं ना तो वहाँ अदर कंट्रीज़ के प्लेयर भी आए होते हैं। तो जब वहाँ आपके मुल्क को, आपके फ्लैग को वो रिस्पेक्ट मिलती है ना इतनी कंट्रीज़ में, वो जो मूवमेंट होता है ना वो काबिल रश्क होता है। ठीक है, तो इतने सारे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया होता है। जब आप जाते हैं इतने प्लेयर्स में जाके अपना जो सब्ज़ हिलाली परचम लहराते हैं, वो जो मंज़र होता है ना वो एक पाकिस्तानी समझ सकता है, उसकी फीलिंग क्या आती है उस वक्त जब बिल्कुल। आपका तराना जो है चलता है वहाँ पे और इतनी कंट्रीज़ के प्लेयर जो है वो देख रहे होते हैं, इतने लोग आपको देख रहे होते हैं। बिल्कुल वो इसी प्राउड तरह से मोमेंट है। होता और है। ये वाकई बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि आप अपने मुल्क के लिए, और मैं समझती हूँ कि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, और फिर जब हम अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं तो इससे बड़ा कोई प्राउड मोमेंट नहीं होता। बिल्कुल। अरसलान, अगर हम बात करें बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, आप इन ट्रेंड्स को किस तरह से देखते हैं? फैसलाबाद में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है? थैंक्स महविश। देखिएगा, ये हमने करना क्या है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अचीवमेंट हो गई, एक बंदा गया और वो जीत के आ गया, बट उसकी जो जर्नी है उसको किसी ने रीड नहीं करना। शकील भाई बैठे हुए हैं, इन जैसे कई ऐसे नौजवान हैं जो कि बड़े मुश्किल हालात में यहाँ तक पहुँचते हैं। बॉडी बिल्डिंग का कि ये जो स्पोर्ट्स है ये कोई इजी स्पोर्ट्स नहीं है, बिल्कुल। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और इसमें अच्छा खासा आपका ख़र्चा भी होता है। अपनी फिज़िक को मेंटेन रखना, आपने जिम को प्रॉपर टाइम देना है, अपनी डाइट का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो लेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिम है, प्राइवेट है, सरकारी सतह पे उस लेवल की जिम है ही कोई नहीं। ना ही कोई आपके पास वैसे ट्रेनर्स हैं जो कि आपको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से या डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से दिए गए हों जो कि फ्री में आपको ट्रेन करो या उनकी फीसेस उतनी ना हो। बाकी जो आपके प्राइवेट ट्रेनर्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से चलना होता है। अब शकील जिस लेवल पे अगर ये ट्रेनिंग करवाते हैं, अब ज़ाहिर बात इनकी एक पूरी जर्नी है, इन्होंने एक पूरा वक्त अपना दिया, अपनी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो दिया। तो अगर ये अब नए लड़कों को सिखाएंगे तो ये डेफिनेटली ही विल आस्क फॉर समथिंग। तो जिस लेवल पे ये पहुँचे हैं, ये अपनी एक जद्दोजहद से पहुँचे हैं। अब जो बाकी नए लड़के आ रहे हैं उनके लिए शायद उस तरह के हालात साजगार नहीं हैं। एक जो साहिब इस्तात हैं जिनके पास सब कुछ है, उनके लिए इतना मुश्किल शायद ना हो, लेकिन जो लड़के थोड़े नीचे से हैं, नीचे तबके से, उनको वहाँ तक पहुँचने में मसाइल का सामना है, क्योंकि सरकारी सतह पे अभी तक मैंने उस लेवल का जिम। असल हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि जब एक बंदा कामयाब हो जाता है, उसकी कामयाबी में तो तालियां बजाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो उसकी जर्नी होती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको स्पोर्ट्स की, फाइनेंशियली तौर पर भी, मोटिवेशन की, वहाँ पर हमारे सरकारी सतह पर उस तरह से प्लेयर्स को नहीं इम्पोर्टेंस दी जाती। ये रहता है। और इवन नाउ अभी शकील साहब जीत के आए हैं तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने यहाँ पर कौन सी बड़ी तकरीब करवा दी है, मुझे ये बताएं ज़रा। कोई तकरीब नहीं हुई, कोई इनको एज अ चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया, जो कि बहुत ज़रूरी था। अगर आप स्पोर्ट नहीं कर सकते उस लेवल का तो एटलीस्ट आप उनको इज़्ज़त तो बख्शें। आपका नाम, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, तो आप उनको रिस्पेक्ट तो दें। अब दूसरी बात जो आप कर रहे थे वो ये है कि जब स्ट्रगलिंग फेज़ होता है किसी भी खिलाड़ी का, वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो, तब कोई, अब अरशद नदीम की स्टोरी मैं आपको बता दूं कि वो कितनी बड़ी एक एग्जांपल है कि जब वो नहीं था कुछ तो उसको किसी ने पूछा तक नहीं है। बिल्कुल इसी जब तरह आया तो फलां मिनिस्टर जा रहा है, स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदगान जा रहे हैं, सब। हॉकी पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एक खेले हैं, तो वो कैप्टन को उन्होंने पता कितने पैसे ऑफर किए, वो कहाँ से ट्रैवल करके आया, उसका तो ट्रैवलिंग का इतना खर्च था, उसको जितने पैसे, अब मैं वो बताने में मुझे शर्म आ रही, वो स्पोर्ट्स बोर्ड उसको ऑफर कर, उसने कहा रहने दे आप, मेहरबानी कर। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। और ये बॉडी बिल्डिंग का की जो स्पोर्ट्स है ये दूसरी स्पोर्ट्स से बिल्कुल हटके है, और इसमें आपकी एथलेटिज्म भी है, आपकी फिज़िक भी है, देन आपने अपने आप को मेंटेन रखना है एक सर्टन लेवल पे, जो एक पैरामीटर
का तयन किया गया उस पर, उससे थोड़ा कम हो गए तो फिर भी आप को फिर दोबारा से कोशिश करनी होगी। ज़्यादा हो गए हैं फिर भी ये बड़े, जब इसको बैलेंस रहना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह से भी बैलेंस। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको वक्त, पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट की ज़रूरत होती है। और बिल्कुल, और ये स्पोर्ट तब ज़्यादा अरसलान अच्छी होगी कि जब हमारे सरकारी सतह पे प्लेयर्स को जो है वो फैसिलिटेशन स्टार्ट हो जाए। अश्किल साहब, इसी क्वेश्चन पे मेरा आपसे भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं चाहती हूँ कि अगर हम देखते हैं कि कामयाबी में तो लाखों दोस्त होते हैं, ठीक है, आपके लिए तालियां बजाने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन जो स्ट्रगलिंग फेस होता है सबसे ज़्यादा मैं ये समझती हूँ कि इंसान को तब ज़रूरत होती है स्पोर्ट की। तो आपकी जर्नी में ये चीज़ें किस तरह से रही हैं? देखें, सबसे पहले तो मुझे स्पोर्ट मेरी फैमिली की बहुत रही है। कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हीरे जैसे कह लें, उनकी बड़ी सपोर्ट रही मुझे। उसके बाद मेरे सर इस्माइल साहब हैं, उनकी बड़ी सपोर्ट रही है, मतलब अच्छी मेहनत करवाई है। तो इसमें वही इस्लाम वाली बात कि पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं है बॉडी बिल्डिंग का। इसमें यह सीन है कि इसका जो है आपको हर चीज़ का बैलेंस रखना पड़ता है, आपकी डाइट, आपकी ट्रेनिंग, आपकी रेस्ट, और ये सब जितनी भी आपकी एक्टिविटी है, जितनी भी गेम्स है, ये सबसे एक्सपेंसिव गेम है। बिल्कुल, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी डाइट है। अगर मैं आपको यहाँ थोड़ी सी अपनी डाइट का डिफाइन कर दूँ ना, जितना एक्सपेंसिव मेरा काम था, तो कुछ लोग हैरान हो जाएंगे, यार हमारी फैमिली का इतना खर्चा नहीं है जितनी इस बंदे की डाइट है। बिल्कुल, ठीक है, ये इतना एक्सपेंसिव काम है। और लेकिन यही तो वजह हमारे मुल्क में जो है इसका स्कोप नहीं है। हुकूमती सतह पर इसको सरपरस्ती हासिल नहीं किसी भी किस्म की। जो भी बंदा करता है वो अपने आप करता है, प्राइवेट तौर पे करता है। अगर इसको भी हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो इसको भी बहुत आगे लेके जा सकते हैं। बहुत सारा टैलेंट है पाकिस्तान में इसका भी। बिल्कुल, इसी तरह से आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि टैलेंट की कमी नहीं है। फैसलाबाद हो, पूरा पाकिस्तान हो, बस उस टैलेंट को पहचानना, उसे निखारना, उसे यूटिलाइज़ करना, उसे फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना, यहाँ पर हम कहीं पर वीक रह जाते हैं। पता नहीं कितने क्रिकेटर्स हमारी गली मोहल्लों में मौजूद होंगे, कितने हॉकी प्लेयर्स होंगे जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा हमारी कंट्री का नाम रोशन कर सकते हैं, कितने बॉडी बिल्डर्स मौजूद होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वसाइल की कमी की वजह से अरसलान वो उस तरह से अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो इस हवाले से अगर हम फर्दर भी बात करें, स्पोर्ट्स जो है वो इंसान को रिफ़्रेशमेंट भी फराहम कर रही होती है, इसके साथ साथ ऐसी माशरती बुराइयाँ होती हैं उनसे भी दूर रख रही होती है, लेकिन इन स्पोर्ट्स को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना, ये हुकूमती सतह पे पॉलिसीज़ जो है इन्हें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। फर्दर भी शकील शेख साहब के हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स के हवाले से बॉडी बिल्डिंग का। हम देख रहे हैं ट्रेंड तो सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसे सरकारी सतह पे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही जितनी होनी चाहिए। ये एक ऐसी गेम है जिसमें आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, लेकिन इससे फैसिलिटेशन अगर प्रोवाइड की जाए तो इसमें टैलेंट की भी कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, लेकिन सरकारी सतह पे कुछ पॉलिसीज़ जो है वो मरतब कराने की ज़रूरत है। तो अरसलान, हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स कोई भी हो वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्रिकेट है, हॉकी का तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। अब नया स्पोर्ट्स जो है जैसे बॉडी बिल्डिंग का नौजवानों में काफ़ी ट्रेंड है, लोग जिम भी जाते हैं और उसे आगे कंटिन्यू भी करना पड़ते हैं, पर सरकारी सतह पर कौन कौन सी पॉलिसीज़ मरतब कराने की ज़रूरत है? तो सिंपली ये है कि आप खिलाड़ियों को इज़्ज़त दें, आप प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दें। अगर आप उनको फाइनेंशियली उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उनको रिकग्नाइजेशन दें, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि जो हौसला अफजाई होती है वो किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। हम छोटे जब बच्चे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कोई भी स्पोर्ट कर रहे होते हैं, जब उनको कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छा किया, तो इससे क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो वो आइंदा फिर सोचता है कि मैं इससे भी बड़ा करूँगा, इससे भी बड़ा करूँगा, तो वो वहाँ पर पहुँचता है और एक बंदा आपके लिए गोल्ड मेडल लेकर आता है। ये कोई छोटी बात है, लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड ही नहीं है, सिवाय क्रिकेट और कबड्डी, ये दो मशहूर गेम्स हैं, क्योंकि हॉकी और फुटबॉल भी अब वैसा नहीं रहा। इनके अलावा बाकी किसी खिलाड़ी को जानते ही नहीं है। ये गलत बात है। ये सारा करना था हमारे इदारों ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ख़ुसूसी तौर पर, चाहे वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या फिर पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, कि अपने जो हीरोज़ हैं उनको सर आंखों पर रखें। बिल्कुल, अपने हीरोज़ की कदर करना बहुत ज़रूरी है। अभी शकील भाई बात कर रहे थे डाइट के, तो बाकी इट्स वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। इनको शायद इनका एक दिन का 10 से 12 हज़ार रुपया लग जाता होगा, खाली एक
बंदे का एक मंथ का जो एक बॉडी बिल्डर का जो एक मंथ का खर्च होता है, वो जो मिनिमम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो राउंड अबाउट 1 लाख है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा अपने आप पे इतना इन्वेस्ट करता है, फिर अपने ही बलबूते पे हो जाता है, अपने ही फेडरेशन के या अपने कुछ स्पॉन्सर्स या दोस्त अहबाब की मदद से वो बाहर जाता है। स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई किरदार नहीं होता, नाम पाकिस्तान का रोशन होता है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स का नाम आता है वहाँ पर। वापस आता है तो उसको कोई उस तरह से ऑब्लाइज नहीं करता, बिल्कुल, respect उसे नहीं तब भी करता, इतनी which is very इम्पोर्टेंस नहीं wrong। मिली जा रही। बिल्कुल इसी तरह से अरसलान, अभी शकील साहब से बात हो रही थी कि इन्होंने अपनी क्रेडिट दिया कामयाबी का अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर सरकारी सतह पे इम्पोर्टेंस होती तो शकील साहब डेफिनेटली इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते। तो शकील साहब, अभी तक किस तरह की आपकी जर्नी रही है? सरकारी सतह पे आपको उतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, किसी ने आपसे, जाहिर सी बात है आप पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं। देखिए अभी तक तो इस तरह का सीन है नहीं कोई भी। तो जो मुल्क के हमारे हालात चल रहे हैं इस्लाम के हवाले से, फ़िलहाल तो सब इधर ही बिजी हैं, लेकिन सबको साथ साथ लेके चलना चाहिए। हुकूमत है, उनको प्लेयर्स की भी सरपरस्ती करनी चाहिए, हर लिहाज से करना चाहिए। जिस तरह से वो सारी टीमें तश्कील देती हैं, इस तरह से स्पोर्ट्स के हवाले से भी एक हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड लहदा है, ठीक है। ये इनके ज़िम्मे आता है कि जो भी प्लेयर्स बाहर गए हैं वो पाकिस्तान के लिए गए हैं, हमें उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी पैदा करनी चाहिए, देनी चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनके जद में आती हैं, करना चाहिए, ताकि स्पोर्ट्समैन जो होता है उसमें एक जज्बा और पैदा होता है अपने मुल्क के लिए। तो जैसे अरसलान मैंने भी बात की है, तो ये अगर मैं पूरे पैकेज की बात करूँ ना, बॉडी बिल्डिंग का पूरा पैकेज जो होता है इसका एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। सही। तो ये अगर हुकूमत ये थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर देना प्लेयर्स को, तो ये मतलब मिडिल क्लास का बंदा भी आगे जा सकता है। और ये शौक़ जो है बॉडी बिल्डिंग, ये हमेशा ही मिडिल क्लास का बंदा जो है वही करता है, वही मेहनत करता है। तो जो मतलब साब ऐसी लोग तो वो तो उठता ही नहीं है, बिल्कुल उठ के हमेशा ही वो जाता है जो मिडिल क्लास का बंदा होता है। डेडिकेशन भी ज़्यादा होती बिल्कुल, है, मुल्क के जुनून भी लिए, उसका ही फैमिली होता के है। लिए नाम रोशन करने की एक जिद्दोजहद होती है कि मुझे अपने मुल्क के लिए नाम रोशन जी करना जी, मैं बात कर रहा था, जब मैं गया था ना, मुझ में एक जुनून था कि यार मैं पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैंने कुछ करके आना है। तो मुझे इस चीज़ की टेंशन थी बहुत ज़्यादा। जब से मैं गया था मुझे इस चीज़ की टेंशन थी, यार मैं पाकिस्तान के लिए आया हूँ, मैंने ऐसे खाली नहीं जाना, इंशाल्लाह मैं कुछ करके जाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं करके भी आया हूँ। और जाहिर सी बात है, जब आपकी नीयत अच्छी होती है, जब आप डेडिकेटेड होते हैं और जब आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होता है तो उसका पे ऑफ मिलता है। और शकील साहब, आपने वो पाकिस्तान के लिए जो जीत जो है वो दी है, यकीनन ये हम सब लोगों के लिए, बल्कि तारीख में गोल्डन अल्फाज में लिखी जानी चाहिए। एशियन चैम्पियनशिप बॉडी बिल्डिंग के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि कितने ममालिक के लोग वहाँ पर मौजूद थे, टूर्नामेंट के हवाले से थोड़ी सी बताइएगा। जी, वहाँ जो पार्टिसिपेट किया था तकरीबन 34 कंट्रीज़ के प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था। 34 कंट्रीज़ वहाँ पर आई थी। एशिया का कंपटीशन ना, एशियन चैम्पियनशिप, तो सभी कंट्रीज़ आती है, एशिया में जितने भी मालक आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इसमें सबसे बड़ी मैं एक बात बताता हूँ आपको इंडिया के हवाले से, सही, ठीक है। अब उनके जो प्लेयर्स ना 60+ प्लेयर आए थे इंडिया कंट्रीज से। तो हमारे पाकिस्तान से जो प्लेयर गए थे तकरीबन ये थे 7 प्लेयर। और इसमें देखें सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि अगर पाकिस्तान से इतने कम प्लेयर्स गए हैं तो वो 5 जो है वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, 5। और इंडिया की टीम गई है 64 प्लेयर्स की एशियन खेलने, तो उनके पास 4 मेडल आए गोल्ड, ठीक है। अगर पाकिस्तान से भी ज़्यादा ऐसे लोग जाते हैं, प्लेयर जाते हैं, एक टैलेंट लेके जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का एक नाम ज़्यादा रोशन होएगा। बिल्कुल ये इसी तरह पाकिस्तान से। के लिए एक बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है। और इस जो मैंने देखी है कि कभी भी पाकिस्तान में मतलब इतने गोल्ड नहीं आए एक ही टाइम में। बिल्कुल जो इसी तरह से। अभी 5 जो पाकिस्तान के हिस्से में गोल्ड आए हैं, वो भी वो स्पोर्ट लेके जिसका पाकिस्तान में स्कोप ही नहीं है। तो बिल्कुल ये बिग अचीवमेंट है। हालांकि इनको सोचना चाहिए, हुकूमत को सरपरस्ती इसको देनी चाहिए, ताकि जो है प्लेयर्स में एक शौक़ पैदा हो, जज्बा पैदा हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आप किसी एक पर्सन को जो कि मुल्क के लिए इतना बड़ा टाइटल जीत के आया है, उसे इंपॉर्टेंस देते हैं, उसे फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे बेशुमार एग्जांपल्स हमारे साथ मौजूद होंगी। ऐसा ही है, देखें जब वही बात फिर आ जाती है, जब आप बाहर जाके इतनी कंट्रीज़ में पाकिस्तान का फ्लैग जब आप लहराते हैं तो सारी कंट्रीज़ देख रही होती हैं। तो आप देखेंगे ना, जब मैं विन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब
लड़का एक इंडिया का राहुल मेरे साथ खड़ा था, 3rd प्लेस आई, मेरी 1st प्लेस आई, एक इंडोनेशिया खड़ा था मेरे साथ, ठीक है। तो जब फ्लैग आपके शोल्डर पे आता है ना, पीछे से देते हैं ला के, ठीक है, मेरे जहाँ हमारी टीम थी, हमारी टीम ने मुझे फ्लैग दिया। जब इतने प्लेयर्स खड़े होते हैं पीछे, बैक स्क्रीन पे आपका फ्लैग बड़ा एक स्क्रीन पे आता है और आपका जो है फिर तराना बजता है, तो वो जो मूवमेंट होते हैं ना, वो एक काबिल रश्क होते हैं, वो एक पाकिस्तानी समझ सकता है। और वो जो फीलिंग्स है, मैं समझती हूँ कि शायद उसके पास उसके साथ ऐसे अल्फाज ही नहीं बने हैं उसके लिए कि जो आप एक्सप्लेन कर पाते हो कि जब आप अपने मुल्क का इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नाम रोशन कर रहे हो। असलान, जैसे कि अभी शकील साहब बात कर रहे थे कि इंडियन प्लेयर्स भी आए होते, 64 थे और हमारी तरफ से 7 प्लेयर के थे। एक तो ये चीज़ ये बात भी जाहिर कर रही है कि हमारे यहाँ इस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, और दूसरा कम फैसिलिटेशन में भी हमारे पास जो गोल्ड मेडल है वो ज़्यादा है। और इस हवाले से आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? क्या ये चीज़ जो है फर्दर हमारे इस स्पोर्ट्स के लिए दरवाजे खोलेगी? बिल्कुल ऐसे ही है। ये इस तरह की जो एग्जांपल सेट की जाती हैं, तो इनको देख के जो दूसरे लड़के हैं वो भी मोटिवेट होते हैं और आते हैं। तो वो यही है कि हमने प्रेफर किया है क्वालिटी को रादर देन क्वांटिटी। तो हमारे कम लोग गए हैं, उन्होंने ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। इंडिया के ज़्यादा लोग थे, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। बहरहाल जो कम होते हैं वो हमेशा उनका ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि उनको पता है कि हम जीतने के लिए ही आए हैं। वहाँ हार जीत का कोई चक्कर ही नहीं होता, सिर्फ जीतना है। जज्बा बहुत बड़ी चीज़ है, और उसी की वजह से इनकी जो कैटेगरी थी वो 182 सेंटीमीटर्स की थी, और एथलेटिक्स और फिज़िक की थी, एथलेटिक फिजिक। और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। एंड आई थिंक कि इस तरह के जो लोग हैं जो कि आपके मुल्क के लिए कुछ करके आते हैं, दे मस्ट शुड बी गिवन अ चांस कि वो ट्रेन करें अपने दूसरे लड़कों को, उनको बताएं कि कब क्या खाना है, कौन सी ट्रेनिंग कब करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि पूरी खेप तैयार कर सकती है। आपको बता रही थी नई स्पोर्ट्स, इट्स नॉट न्यू, इट्स वेरी ओल्ड, और एक अरसे से ये चीज़ें चली आ रही है। हमारे यहाँ अब शुरू हुआ है मसला, ये ट्रेंड बहुत लेट जाके शुरू होता है। अभी हम अगर आज से कुछ 26, 27, 28, 30 साल पहले जाएँ, तब भी थे, तब भी मिस्टर फैसलाबाद के मुकाबले होते थे, तब भी मिस्टर पंजाब के, मिस्टर पाकिस्तान के फैसले मुकाबले होते थे। बट द थिंग इज़ कि तब वो चार्म नहीं था। अब सोशल मीडिया को थैंक्स करना चाहिए, या फिर हम मीडिया को एक तरफ नेगेटिव जो at the इम्पैक्ट end हम थोड़ा बहुत इनको हाईलाइट कर देते हैं कि यार ये इन्होंने अचीवमेंट ली है। गवर्नमेंट जो वो बस उनकी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है। अब इतनी सितम ज़रीफ़ी की मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। इस फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन है, वो राना सनाउल्लाह। आपको थोड़ा सा होगा कि उसके घर से बंदा जीत के आया है, और वो संडे को यहाँ पर ही होता है। बुला ले यार, उसको थोड़ा ऑब्लाइज कर दे, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट दे दे, उसी का गोल्ड मेडल उसी को वापस पहना। बिल्कुल, अपने हीरोज़ की कदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस्लान। अगर हम देखेंगे ना, हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, हमने देखा है कि हम अपने हीरोज़ को हमेशा से याद भी रखते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के मैदान में बहुत बहुत बड़े टाइटल्स जो हैं लोगों ने अपने नाम किए हैं, तो वहाँ पर हमें लगता है कि हमने थोड़ी सी कोताही कर दी है। उन्हें इंपॉर्टेंस देना, उनकी कदर करना, ताकि ऐसे बेशुमार प्लेयर पैदा हो सकते हैं। यहाँ पर खेलों के मुकाबले छोटे मोटे होते हैं ना, वो भी पाक फौज के ताउन से होते हैं। कैसे कि अभी जो रिसेंटली मार्का हक के तहत गेम्स हुई हैं, वो भी उन्होंने करवाई। अगर वो थोड़ा सा हाथ उठा लेते हैं तो गेम्स भी होना बंद हो जाए। तो मेरी तो यही कोशिश है कि अभी जो हमारे जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स हैं, जो कि हॉकी में, फुटबॉल में भी है, वो डिपार्टमेंट सपोर्ट करना शुरू कर देंगे इस तरह की स्पोर्ट्स को भी, जिसमें बॉडी बिल्डिंग है, जिसमें आपकी दीगर स्पोर्ट्स हैं जो कि थोड़ी रूटीन से हटके हैं, जो कि वैसी नहीं है जिनकी बहुत ज़्यादा कुछ चार्म हो, जो बहुत ज़्यादा कोई फैन फॉलोइंग हो। तो इनको भी पूरा मौका जो है वो मिलने की ज़रूरत है। सो देन आई थिंक जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस देंगे, खिलाड़ी को फैसिलिटेट करेंगे, वो जाके इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। और एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से असलान, ये स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर स्पोर्ट्स को किस तरह से फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए, ये इस पे शकील साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सालगिरह के हवाले से। आपकी सालगिरह हम शामिल करेंगे सिटी एट 10 में और मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। अपनी जो बर्थडे के हवाले से क्लिप है या आप जिसकी बर्थडे विश करना चाहते हैं सिटी एट 10 के तवस्सुत से, तो आपको वो बर्थडे क्लिप हमें शेयर करना पड़ेगा बर्थडे की डेट के साथ। हम सिटी एट 10 में आपकी बर्थडे शामिल करेंगे और आज बहुत ही ख़ास हमारे कॉलीग हैं शुएब अल्ताफ़ साहब, उनकी सालगिरह है। एंकर है मुजरिम कौन के, मुजरिमों को पकड़वाने में सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो शुएब अल्ताफ़ साहब का होता है। तो पहले देखते हैं ये क्लिप। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. शुएब को सिटी एट 10 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे और इस प्रोग्राम के बाद हम आपसे एक अच्छा सा केक की भी डिमांड करते हैं। तो बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है इंसान की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसे फ़िटनेस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ये इंसान को डिप्रेशन ऐसी बेशुमार टेंशन से दूर रखती है। लेकिन ज़रूरत इस समय की होती है कि हुकूमती सतह पे किसी भी स्पोर्ट्स को जितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही होती है। बॉडी बिल्डिंग के हवाले से बात करें तो नौजवान नस्ल में इसका ट्रेंड तो आ रहा है, लेकिन इस ट्रेंड को अगर हम एज अ पैशन फॉलो कर रहे हैं, एज अ स्पोर्ट्स फॉलो कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली चैलेंजेस हैं जो कि हुकूमती सतह पे उस चीज़ को तवज्जो नहीं दी जा रही। तो इस्लाम, जिस तरह से हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि एक अच्छी स्पोर्ट्स है, फिटनेस भी है, आप डाइट का भी ख्याल रख सकते हैं और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हमारी माशरती बुराइयाँ बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। आप 10 सालों में इस फील्ड का क्या स्कोप देखते हैं? बड़ा जी अच्छा स्कोप देख रहा हूँ इसका मैं, क्योंकि एक नई खेप जो वो आ रही है। अब हमें जो इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स है, जिम्स हैं, वहाँ पर अच्छा खासा रश नज़र आता है और एक ट्रेंड है अब कि बॉडी बनानी है भाई। अब जब बॉडी बनानी है तो उसको एज अ प्रोफेशन लेना भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। पहले था कि पहले भी मेरे ख्याल से था, लेकिन उस तरह से नहीं था क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था, आपने अपने आप को दिखाना नहीं होता था। अब लड़के चाहते हैं कि वो दिखें और अच्छे भी दिखें फिज़िक वाइज भी। तो बहरहाल ये थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, आपको डाइट का ख्याल रखना होगा, लेकिन जैसे डाइट का ख्याल रखने से और इसको कंटिन्यू करने से आप बहुत सारी जो माशरती बुराई है उनसे बचते हैं। जो आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, वो ज़बरदस्त हो जाती है। या मसला एक जगह पे थोड़ा सा आता है जो कि मुझे लगता है वो ये है कि फ़ैसिलिटीज़ का। हमारे यहाँ जो जिम्स हैं उनकी फैसिलिटीज़ वैसे नहीं है। जो प्राइवेट जिम्स हैं उनकी बहुत अच्छी है। जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस में मौजूद जिम है वो वैसे नहीं है। अब टोटल जो हमारे पास स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स शहर में मौजूद है वो सिर्फ 5 से 4 हैं, उनमें से भी 3 पर तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और जहाँ पर एक जगह पर खुला है वो अल-फतह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। वहाँ पर थोड़ी मशीनरी नहीं आई है, देखें क्या होता है, लेकिन वहाँ पर ट्रेनर जो है वो उस लेवल का होना चाहिए। भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जैसे है। शकील आपकी भाई डाइट है के इस हवाले तरह से आपको बताए बिल्कुल। हाँ, ये तो चीज़ एक आदमी लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट भी हो, काम साथ में ट्रेनर भी हो जो आपको आपकी डाइट और आपकी ट्रेनिंग को बैलेंस रखे, ताकि ये ना हो कि आप खुदा न खास्ता ऐसे लोगों में, बच्चों में ये चीज़ें पाई जाती हैं, उस स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो उनका डुप टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि फिर ना सिर्फ मुल्क की बदनामी होती है उसकी वजह से, बल्कि उनकी अपनी सेहत के लिए भी अलार्मिंग चीज़ें होती हैं। तो उनको कंट्रोल के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे चेक एंड बैलेंस करने वाला भी बंदा मौजूद होना चाहिए, ताकि इस तरह की केसेस पेश ना आए। बाकी ये स्पोर्ट्स बहुत बेहतरीन जा रही है, ज़बरदस्त जा रही है और मेरा ये ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान इसमें ज़रूर नाम जो पैदा करने जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से इस्लाम के फैसिलिटेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इस पे काम होने की ज़रूरत है। अगर हम देखते हैं कि 1-2 सालों पे इस पे काम होना शुरू हो जाता है, फिर तो 10 या 20 साल इस जो है स्पोर्ट्स का हम स्कोप भी देखेंगे। मेरे ख्याल से आप इनसे ये सवाल करें, बिल्कुल खाते क्या है? ये बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं पूछूंगी सब यही इनसे। सोच जाहिर रहे सी हैं। बात है, इतनी फिटनेस का ख्याल रखना और इसमें सारी चीज़ें। पहले तो शकील साहब, आप मैं इसी सवाल पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी कि आप 10 सालों में इसका स्कोप आप किस तरह से देखते हैं, फिर आपकी खाने की डाइट के हवाले से भी हम लाजमी पूछेंगे। जी ज़रूर। देखें, इसमें सबसे पहली तो बात ये है कि जो हमारे जिम है इनमें सर्टिफाइड ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपकी बॉडी कोडिंग जो है वो समझे, आपकी डाइट का बैलेंस, आपकी ट्रेनिंग की बैलेंस और रेस्ट वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ कह लें कि सभी उस्ताद है, उस्ताद जिसको बोलते हैं, उस्ताद का मतलब यही होता है बस वो उस्ताद है, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पंजाबी में ये चीज़ है, जो सर्टिफाइड ट्रेनर होता है ना,
वो फिर आपको प्रॉपर तरीके से लेके चलता है। आपने चलना है कैसे, आपकी डाइट में मतलब प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितने होने चाहिए, फ़ैट कितना चाहिए, इस चीज़ का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। सही। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उस्तादों के हथे चढ़ के अपना जो है नुकसान कर लेते हैं। बिल्कुल। बस इन जो यंग जनरेशन है, जो नए नए लड़के जिम में आते हैं, बस इनसे ये गुजारिश है कि इन उस्तादों से बस बचना है आपने, सही। इनके पीछे नहीं चलना। कोशिश करनी है कोई अच्छा बंदा, प्रोफेशनल जो सर्टिफाइड बंदा हो, उसको हायर करे, उसके साथ चले, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो ठीक रह सके। जाहिर सी बात है, हेल्थ पे अगर कंप्रोमाइज जी, हो गया हेल्थ तो पे समझो compromise नहीं आप हो इस सकता। स्पोर्ट्स पे गिव अप कर सकते हो हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता किसी भी हवाले से, क्योंकि आप बाहर कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ हेल्थ के हवाले से बहुत केयरफुल है वो। मैं गया ना थाईलैंड, बैंकॉक में, तो वहाँ आप चले जाएं बाहर स्टोर पे, वहाँ आपको प्रॉपर मील मिलता है, उसमें न्यूट्रिशन सारा लिखा होता है कि भाई इसमें कितनी प्रोटीन है, कितने कार्ब्स है, कितना फैट है। प्रॉपर मील हमारे यहाँ नहीं है, उस तरह का सीन नहीं है। तो यही बात है कि हम इसलिए तो पीछे हैं, बिल्कुल। हम इसलिए तो पीछे हमें जो ट्रेनर वो जो कुछ बताते हैं, एक तो उनको पूरा पता नहीं होता, प्रॉपर वो गाइड नहीं कर सकते आपको। वो कहते हैं ना पंजाबी में, लकीर दे फकीर ते ट्रक दी बत्ती पीछे लाया है, ऐसे ही है। इस तरह के सीन है। तो बस इनसे बचना है। बिल्कुल, एक्सपर्ट ट्रेनर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जी। है। इसमें आपकी हेल्थ हो, फिटनेस हो, ये तमाम चीज़ें साथ साथ चल रही होती है बॉडी बिल्डिंग में। तो जब यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ हो गया, समझो आप फिट उस तरह से नहीं रह सकते, आप स्पोर्ट्स में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। शकील साहब, ये भी बताइएगा कि बॉडी बिल्डर की डाइट में और एक आम इंसान की डाइट में यकीनन ज़मीन आसमान खर्चा का कितना फ़र्क होता होगा। देखिए, और आप डाइट किस तरह से मेंटेन करते हैं, कितना एक्सपेंस आता है, ताकि वो लोग जो इस फील्ड में आना चाहते अगर हैं मैं उनके लिए यहाँ थोड़ी सी बताऊँ ना, अगर गाइडलाइन हो अपनी जाए। डाइट का पूरा पैकेज में अगर आपको यहाँ डिस्कस कर दूँ ना, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो सिर्फ फिटनेस के लिए जिम जाते हैं वो जिम ना जाएं। इतना चले थोड़ा सा हमें बता हाँ, दें, चले ताकि मैं वो लोग जो थोड़ा मोटिवेट सा होना चाह आपको रहे कर हैं। देता हूँ बस। हमारे जैसे आपको सीखे इवन लोग। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक फैमिली है ना, अगर उसका खर्चा मंथली 1.5 लाख रुपए है ना, तो एक बॉडी बिल्डर बंदे का नॉर्मल खर्चा इतना होता है। सही। ये सिर्फ डाइट के हवाले से मैं कह रहा हूँ, बाकी पूरा पैकेज तो बहुत महंगा हो जाता है। तो इसमें बात से यही है कि मैं जो है ज़्यादातर जो मेरा सीन चलता है डाइट में, वो फ़िश होती ठीक है, है। मटन, बीफ, एग वाइट, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह, ये चलता है। तो इसमें मैंने अपने मील डिवाइडेड करने होते हैं, मुझे कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है। बॉडी अकॉर्डिंग कितना मुझे प्रोटीन चाहिए, तो इसको मैंने बैलेंस करना होता है अपनी बॉडी अकॉर्डिंग। ठीक ठीक है। है। तो इसके मैंने अपने मील बनाने होते हैं, सुबह से लेकर शाम रात शाम तक। रात सोने तक, कि मेरे 6 मील बन रहे हैं, 7 मील बन रहे हैं, उसमें स्नैक मील भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको लेके चलनी पड़ती हैं। अगर आप, मैं बताता हूँ, अगर आप एक मील भी 500 का भी लगा लेना, तो 6 मील कितने के बन गए आपके? बिल्कुल, और ये काफ़ी 3000 ज़्यादा के बन एक दिन के हवाले से भी तो ये काफ़ी ज़्यादा बजट इसमें लगता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फाइनेंशियली ये बजट, ये जो स्पोर्ट्स है ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। अगर हम इसे देखें कि फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर दी जाए तो बहुत आसान हो जाएगी उन लोगों के लिए जो कि बॉडी बिल्डिंग को एज ए स्पोर्ट्स आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। बॉडी बिल्डिंग के हवाले से फर्दर भी बात करेंगे कि कौन से नौजवान इस फील्ड में आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और हम बात कर रहे थे बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद है एशियन चैम्पियन शकील साहब जो है, उनसे हम यहाँ पर मौजूद थे। उनकी डाइट के हवाले से भी पूछा, और इसके साथ साथ ये भी पूछा कि यहाँ पर कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन एशियन चैम्पियनशिप है, थोड़ा सा हम यहाँ पर उनकी साथ यहाँ पर मौजूद है तो उनसे थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं। शकील साहब, थोड़ा सा पॉजिंग के हवाले से बताएँ, क्योंकि एशियन चैम्पियनशिप आप जीत कर आए हैं, किस तरह से पोज वहाँ पर किए जाते थे, ताकि वो लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी एक गाइडलाइन भी हो और साथ साथ हेल्प भी हो जाएगी, किस तरह से वो इस फील्ड को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, इसमें डिफरेंट पोज होते हैं। मैं 1-2 पोज वैसे कर देता हूँ आपके प्रोग्राम में। सही। चलो, ये है कि जो लोग फिटनेस से रिलेटेड है वो मोटिवेट हो जाए। बिल्कुल, चले। सही, ठीक है, ओके। और ये वाला पोज जो है ये डबल बाइसेप, डबल बैक। हाँ, ये है डबल बाइसेप पोज। सही। ये डबल बाइसेप है। सही, ओके। तो ये
साइड चेस्ट पोज होता है, सही सही। और इसको बोलते हैं ट्राइसेप पोज। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ट्राइसेप, साइड ट्राइसेप। ट्राइसेप, सही। तो इसी हवाले से पीछे से यही बैक पोज आ जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बैक डबल बाइसेप पोज। सही लैट स्प्लिट बैक हियर, सही। और इस पोज को? लैट स्प्लिट बैक। सही, बिल्कुल सही, और मेरा फेवरेट पोज है वो डबल बाइसेप ही है। सही, बिल्कुल। और ये वाला पोज आपका फेवरेट है? जी बिल्कुल। ठीक है। अब माशाल्लाह बॉडी बिल्डिंग के हवाले से लग भी रहा है कि ये काफ़ी चैलेंजिंग काम है, और आपने जिस तरह से अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखा है, वो लोग जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके ज़हन में यही सवाल होता है कि सबसे पहले फ़िटनेस किस तरह से रखें, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। शकील साहब, यहाँ पर साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि चैलेंजेस क्या क्या है इस फील्ड के, आपके लिए मोस्ट चैलेंजिंग क्या चीज़ रही है इस फील्ड में? चैलेंज इसमें यही सीन होता है कि देखें आप जो कंपटीशन खेलने जाते हैं ना, आपका यही समझे कि मैंने खुद को बहुत अच्छा लेके जाना है, तो ये मत कभी नहीं सोचना कि यार अगला बंदा कितना अच्छा है, आपने ये देखना है मैंने अच्छा होके जाना है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें आपको आगे लेके जाती हैं। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, जब आपकी नीयत साफ़ होती है और जब आपके पास स्पोर्ट्स सिस्टम मौजूद होता है, और स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें और स्पोर्ट के हवाले से बात करें, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और दोस्त जो हैं, इनसे बड़े मोटिवेटर कोई नहीं होता जब भी आप परेशान हो रहे होते हैं। तो ओन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शकील साहब के दोस्त हैं यहाँ पर। ओन साहब, आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको किस तरह से फ़ील होता है कि आप एशियन चैम्पियन के दोस्त हैं, इनकी जर्नी में आपका बड़ा रोल रहा है? जी, हम सब दोस्तों के इन पर प्राउड है कि ये एशियन चैम्पियन बन के आए हैं। तो ये हम शुरू से इकट्ठे रहे हैं साथ, तो 2020 से जब ये मिस्टर पाकिस्तान 4 दफ़ा हुए हैं और अब ये मिस्टर एशिया हुए हैं। सही, रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैंपियन हूँ, और यस जितने भी मेरे कंपटीशन ये मेरे साथ साथ रहे, मेरे साथ ही रहे। और दोस्त जो है ना वो खुशी में तो दोस्त साथ होते ही होते हैं, लेकिन ओन साहब यहाँ पर ये भी बात है कि कभी ऐसा भी हुआ होगा कि शकील साहब थोड़े से डिप्रेस्ड होंगे, डेड को कभी लेकर कभार confused होते होता है, लेकिन तो हम ऐसे में दोस्त एक अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार होता है, हम सब दोस्त इकट्ठे हो गए ना, इनकी मोटिवेट कर देते हैं, आप कर सकते हो, और हिम्मत जितनी दे सकते देते हैं। एक कंपटीशन था जिसमें बड़ा डिसाइड था कि यार मेरा पता नहीं क्या बनेगा, मैं इस दफ़ा टाइटल विन करूंगा या नहीं। तो उसमें इन लोगों का बड़ा किरदार था, तो मुझे बड़ा हौसला देते थे कि यार शकील भाई नहीं, आप जैसा कोई नहीं, आप में इंशाल्लाह। तो ये मतलब कॉन्फिडेंस था जो मुझे आगे लेके आया। सही, बचपन के दोस्त हैं आपके? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि आपके पास अगर आपकी फैमिली है सपोर्ट करने के लिए, आपके पास आपके अच्छे दोस्त हैं, तो आपकी फेलियर जो है वो भी कामयाबी बन जाती है। आप बहुत सारी चीज़ों से सीखते हैं। शकील साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम दुआ गो हैं कि इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे, इसी तरह से गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आते रहे। बहुत शुक्रिया शकील साहब, बहुत शुक्रिया और साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और अब बात करते हैं कुछ सब्ज़ी, चिकन और फ्रूट्स की क्या मार्केट में कीमतें चल रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तो फ्लड की वजह से जो प्राइसेस है वो अनस्टेबल हो गई हैं। आज मार्केट में क्या रेट चल रहा है ये हम जानेंगे आज के भाव सेगमेंट में। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद है। जी मोहम्मद अली नारू, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या सूरत हाल है प्राइसेस के हवाले से? फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ बुध की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 595 रुपये फ़ी किलो मार्केट में 600 रुपये के लगभग बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ अंडा फार्मी 300 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई है कीमत। और अगर सब्जियों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो आलू कच्चा छिलका बगैर किसी कीमत में इजाफत के 85 रुपये फ़ी किलो रहा है और मार्केट में 100 रुपये में बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ प्याज की कीमत बगैर दो बदल के 65 रुपये मार्केट में 100, टमाटर 15 रुपये महंगा हुआ है, 110 से बढ़कर 125 रुपये मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना की कीमत बगैर दो बदल के 400, मार्केट में 450। लहसुन हरनाई 15 रुपये महंगा होता 245 से बढ़कर 260, मार्केट में 350। सब्ज़ मिर्च 5 रुपये महंगी होती 75 से बढ़कर 80 रुपये, मार्केट में 100 से 150। फूल गोभी 5 रुपये महंगी होती है 150 से 155, मार्केट में 180। बंद गोभी की कीमत बगैर दो बदल के 105, मार्केट में 150। घिया कद्दू 5 रुपये महंगा होता 100
100 से बढ़कर 105, मार्केट में 150। बैंगन अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 100 रुपये, मार्केट में 150। खीरे की कीमत बगैर इजाफे के 110, मार्केट में 140 रुपये फ़ी मुकर्रर की गई है फ़ी किलो। फलों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो कोई रद्दोबदल नहीं देखा गया है। सेब गाचा अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 235, मार्केट में 250। केला 130, मार्केट में 200 रुपये फ़ी दर्जन। आम चौंसा 240, मार्केट में 300 से 350 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद 85 रुपये, मार्केट में 200 रुपये। और अनार देसी 310, मार्केट में 400। अंगूर गोला 200, मार्केट में 300। अंगूर सुंदरखानी 290, मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मजमूई तौर पर कीमतों की बात कर ली जाए तो आज सब्जियों की कीमतों में भरपूर इजाफा देखा गया है। फलों की साबका कीमतें मुस्तहकम रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इनारू तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ मेकअप के हवाले से। खूबसूरत लगना इवेंट्स पे हर खातून का ख्वाब होता है और इसमें हम मेकअप करते हुए बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। ब्राइडल मेकअप के हवाले तो जाहिर सी बात है, उसमें तो ब्यूटिशियन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, लेकिन पार्टी मेकअप अक्सर हमें घर पे करने की ज़रूरत पड़ जाती है। बेस जो है वो केकी हो जाती है, आई लैशेज़ लगाने का पता नहीं होता। तो ऐसे में हमारे जहन में यही कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा मेकअप कौन से कलर के साथ सूट करेगा। तो आपकी ये सारी कन्फ्यूजन हमारे आज के सेगमेंट में दूर होगी, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा मज़हर, ब्यूटिशियन है और काफ़ी अच्छा जो मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से नॉलेज भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बुशरा? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमारे साथ अलिशबा मॉडल भी मौजूद है, जिन पे हम ब्राइडल मेकअप के साथ साथ ब्राइडल मेकअप पे बात करेंगे, लेकिन पार्टी मेकअप आज के कौन से जदीद ट्रेंड्स चल रहे हैं, आई शेडो कौन सी यूज़ हो रही है, ग्लिटर चल रहा है या नहीं चल रहा। जैसे मैंने कहा कि आई लैशेज़ लगाना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। और एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि हम पार्टी मेकअप तो कराने चले जाते हैं, लेकिन अपनी स्किन का ख्याल नहीं करते। हमारी स्किन मॉइस्चराइज नहीं होती, जिसकी वजह से बेस जो है वो ख़राब हो जाती है। तो स्किन का कैसे ख्याल करना है, कौन से मेकअप ट्रेंड्स मौजूद है, इस पर बात करेंगे। तो बुशरा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, आजकल के दौर में देखिए खूबसूरत लगना, मैं सोचती हूँ कि ये हर खातून का ख्वाब होता है और ये बड़ी मुश्किल से पूरा हो जाता है, और ख़ास तौर पे जब हमें नहीं पता होता कि हमारी स्किन में मसला क्या आ रहा है। पार्टी मेकअप से पहले स्किन का ख्याल किस तरह से रखा जाए? स्किन केयर ज़रूरी है पार्टी मेकअप से पहले ना, यही हम लोग क्लाइंट को भी कहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी स्किन केयर करें। जैसे स्क्रबिंग वगैरह ज़रूरी कर लें, प्राइमर अच्छा यूज़ करें। वो जैसे होता है कि जैसी स्किन है वैसे ही बेस वगैरह यूज़ कर लेते हैं, फिर ज़ाहिरी बात है बेस ग्रे भी हो जाती है, केकी भी हो जाती है, मेल्ट भी होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए स्किन केयर ज़रूरी है मेकअप से पहले। बिल्कुल। अगर हम इस स्पेसिफिक मौसम के हवाले से बात करें ना, मूनसून है, इसमें हम देखते हैं कि हम कोई भी बेस लगा रहे हैं वो फ़ौरन से उसमें ऑयल आ जाता है। आपकी स्किन टाइप बेशक ऑयली नहीं है, तो ऐसे मौसम में किस तरह से सारी चीज़ों को लेकर चलें? इसी मौसम के लिए मैं बता रही हूँ ना कि आप अपने लिए स्क्रब ज़रूर यूज़ करें स्किन पे। थोड़ी सी स्किन की जो है एक्स्ट्रा डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है। प्राइमर अच्छा यूज़ करें आप अपनी स्किन के हिसाब से, तो फिर आप बेस यूज़ करें। सही। और फिक्सर वगैरह ज़रूर आप यूज़ करें स्किन पे। छोटे छोटे से देखने में लगता है कि स्टेप्स हैं कि अगर नहीं भी करेंगे कोई मसला नहीं, लेकिन आप अगर स्क्रबिंग नहीं कर रहे, आप क्लिनजिंग नहीं कर रहे, तो इससे आपके चेहरे पे एक्नी भी आ सकती है। और इसके साथ साथ बुशरा ये भी बताइएगा कि अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है पार्टी मेकअप के हवाले से, ब्राइडल मेकअप हवाले से, इन दोनों में डिफरेंस आप क्या देखती हैं? जैसे पार्टी मेकअप थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ब्राइडल मेकअप थोड़ा सा हमें बेस स्पेशल करनी पड़ती है, थोड़ी हैवी, प्रॉपर उसको कट्स को हमें प्रोमिनेंट करना पड़ता है। आपके फेस कट जो होते हैं, ग्लिटर, शिमरी आइज ऐसी हो, तो ब्राइडल स्पेशल अच्छा लगता है मेकअप में। सही। और अगर आज के ट्रेंड्स के हवाले से बात करें, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि मानसून के बाद से आज शादियों का सीज़न का आगाज़ दोबारा से हो रहा है, तो पार्टी मेकअप के हवाले से क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं आप आज? आजकल जो पार्टी मेकअप चल रहा है वो थोड़ा सॉफ्ट चल रहा है, ज़्यादा नहीं। जस्ट आप अपने क्लाइंट की भी डिमांड यही होती है कि कट थोड़े से प्रोमिनेंट कर दें, लिपस्टिक थोड़ी सॉफ्ट ही हो, यानी कि सॉफ्ट चल रहा, ज़्यादा नहीं मेकअप चल रहा है आजकल जो। सही। मेकअप के हवाले से जाहिर सी बात है ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। कभी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा न्यूड शेड्स जो चल रही होती हैं। आई शेडो के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो जाहिर सी बात है इसमें दो तरह के लोग होते हैं, जिनकी आइज़ या तो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, वो बहुत सी गलतियाँ करते हैं आई शेडो लगाने के लिए, और जिनकी आइज़ थोड़ी छोटी होती हैं उन्हें थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना होता है। तो ये दो चीज़ें हम किस तरह से देखते हैं? अगर आइज़ आपकी बड़ी हैं तो वो कोशिश करें कि शेडो यूज़ करें, ज़्यादा ग्लिटर ऑलरेडी आइज़ बड़ी होती है, अगर हम और ज़्यादा ग्लिटर कर लेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। छोटी आइज़ है उस पर थोड़ा सा ग्लिटर वगैरह, शिमर वगैरह यूज़ कर ले, वो अच्छी लगती हैं। लैशेज़ का थोड़ा आ जाता है, जैसे अक्सर क्लाइंट की डिमांड होती है लैशेज़ हमें थोड़ी थिक ही चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर थिक लगाएंगे तो आइज़ बड़ी लगेगी।
आजकल तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी लैशेज आई हुई हैं, थोड़ी लाइट लगाएं, उसको कटिंग करके हाफ में यूज़ कर ले, वो भी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी लैशेज लगाने का मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे बिल्कुल। और फायदा ये भी बात है ना कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जो राय होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो चीज़ हमें सोशल मीडिया पे दिख रही है, जो हमें टीवी पे दिख रही है, हम उससे अडॉप्ट करें। तो अमूमन जब क्लाइंट्स आपके पास आते हैं कि उनकी डिमांड्स क्या होती हैं और वो कौन सी गलतियाँ जो हैं वो अपने मेकअप में करके आए होते हैं, ताकि अगर वो लोग जिन्होंने घर पे पार्टी मेकअप करना है वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। उनके लिए यही है कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे जो देखते हैं वो रियल में नहीं होती वो चीज़। तो अपने फेस कट को देखें, आप अपनी स्किन को देखें और थोड़ा सा अपनी ब्यूटिशियन पे छोड़ दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जब सही। वो अपनी राय ज़्यादा देते हैं ना तो फिर मेकअप ख़राब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ें आप लोगों को पता है कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन सी आई शेडो है, वो हम लोगों को उस तरह से नहीं पता। और ये वाकई चीज़ ये है कि हम अगर देखते हैं किसी रील में बहुत अच्छी लड़की तैयार हुई है तो हम देखते हैं कि इसकी जो बेस है वो बहुत फ्लॉलेस है, हमें भी ये बेस चाहिए होती है, ऑल दो उसमें बड़े फिल्टर्स लगे होते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिएट करी ऐसे होती ही है। दरअसल ना आजकल हर चीज़ तो फ़िल्टर पे चल रही है। जो भी चीज़ है वो ऐसी ही चाहिए, वो अब केकी तो नहीं कर सकते ना, नेचुरल हमारे कट्स हैं, हर चीज़ ये समझना चाहिए, खुद भी क्लाइंट को भी समझना चाहिए कि जो हमारे कट्स हैं वो ही होंगे ना। अब जब फिल्टर लग जाता है वो बिल्कुल फ्लैट स्किन हो जाती है, शाइनी, अब हर तरह का फ़िल्टर है। लेकिन इस चीज़ में क्लाइंट थोड़ा सा कर जाते हैं कि नहीं, हमें जो आपको दिखा रहे हैं वही हमें चाहिए सेम वैसे। बल्कि आपको थोड़ा सा हम डेमो देंगे भी अभी बिल्कुल। पार्टी मेकअप का। बुशरा, एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग हैं जिनके फेस पे एक्नी बहुत वाज़ेह हो रही होती है, तो उन्हें मेकअप करते हुए बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो एक्नी वाली स्किन पे मेकअप किस तरह से किया जाए कि जो स्पॉट्स है वो भी छुप जाएं और हैवी बेस का लुक जो है वो भी नज़र ना आए? उसके लिए ये है कि टोनिंग वगैरह होती है एक्नी के लिए, वो पहले कर लें, आइसिंग थोड़ी सी कर लें फेस पे यूज़, ठीक है, तो उसके साथ अच्छी बेस बन जाती है। ठीक बेस है। मेल्ट नहीं होती, ख़राब नहीं होती, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और ज़रूरी नहीं अगर एक्नी है तो उतनी ही मोटी हमने लेयर बनानी है, तो जितनी सॉफ्ट हमारी बेस होगी उतनी ही अच्छी लुक आती है। और अगर सॉफ्ट बेस के हवाले से बात करें, क्योंकि पार्टी मेकअप जब भी हम सुनते हैं हमारे जहन में यही कॉन्सेप्ट अमूमन पाया जाता है कि हमें हैवी सी बेस लगानी है, हमें थोड़ा सा ब्लश ऑन लगाना है, हाइलाइटर बहुत ज़्यादा लगाना है। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि नेचुरल रहकर भी पार्टी मेकअप अच्छा किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे है। आप जैसे जस्ट आप ब्लश लगाएं, लिप बाम यूज़ कर लें या फिर लिप ग्लोस यूज़ कर लें, लाइट सा आई शेडो, मस्कारा अच्छा यूज़ कर लें, आपका मेकअप स्पेशल हो जाता है। सही। मस्कारा और अच्छा यूज़ ये करें। बिल्कुल ये बात बहुत आपने इम्पॉर्टेंट की है कि नेचुरल रहकर बहुत अच्छा मेकअप किया जा सकता है, लेकिन अमूमन हम यही सोचते हैं कि शायद हम बहुत ज़्यादा मेकअप करेंगे तभी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ना ड्रेसेस के कलर भी बड़े मैटर कर रहे होते हैं बुशरा। हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल हम डार्क कलर पहन लेते हैं, डार्क ही लिपस्टिक लगा लेते हैं, डार्क ही आई शेडो लगा लेते हैं, और जब हम फिर पिक्चर्स देखते हैं इवेंट्स की तो फिर हमें हमारे जहन में सवाल आता है कि हमने ये क्या कर दिया। तो डार्क कलर्स के साथ किस तरह से मेकअप किया जाए? डार्क कलर अगर आप पहन रहे हो तो उसके साथ आप सॉफ्ट मेकअप यूज़ करें। ज़ाहिर बात है वो ड्रेस भी डार्क हो गया, मेकअप भी सारा डार्क हो गया तो वो फिर अजीब से ही बन जाएगा। सो अगर ड्रेस आपका डार्क है तो आप उसमें मेकअप अपना सॉफ्ट कर लें। ठीक है। अगर आपका लाइट कलर में ड्रेस है तो उसके साथ आप लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क कर लें या आईज डार्क कर लें और लिपस्टिक सॉफ्ट कर लें अपनी। हाँ, कुछ मैंने क्लिप्स देखे, जैसे अगेन हम बात कर रहे थे कि अगर किसी ने रेड कलर का ड्रेस पहना है, उसने रेड लिपस्टिक लगाई है, गोल्डन आई शेडो लगाई है, बहुत सूट कर रहा है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि किसी ने न्यूड लिपस्टिक लगाई है, वो भी बहुत अच्छा बैठ रहा होता है। तो ब्लैक के साथ या रेड के साथ हम किस तरह से लिपस्टिक का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और आई शेडो का कॉम्बिनेशन कर सकते अगर तो आपके लिप्स थोड़े छोटे हैं तो फिर डार्क कलर भी सूट करता है। अगर लिप्स आपके थोड़े से यानी कि बड़े हैं तो आप सॉफ्ट लगाएं, वो ज़्यादा मज़े की। ठीक है। और मेरे ख्याल से सॉफ्ट लिपस्टिक ज़्यादा मज़े की रहती है, उसके साथ लुक अच्छी ज़्यादा आती है। सही। और इसके साथ साथ अगर हम ब्लैक कलर के हवाले से बात करें, क्योंकि ये दो ऐसे कलर हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में हैं, बहुत लोग पहन भी रहे हैं, और इन पे मेकअप करते हुए जब हम ये ड्रेस पहनते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा ब्लैक के साथ कौन सी आई शेडो चलेगी, लिपस्टिक रेड लगाएं या ना लगाएं। तो ब्लैक के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि वो लोग जो ब्लैक कलर की साड़ी पहन रहे हैं, फ्रॉक पहन रहे हैं किसी इवेंट पे, तो वो किस तरह से मेकअप कर सकते हैं? इस पे ये होता है कि अगर तो आपके ड्रेस पे सिल्वर वर्क है तो हम लाइट सा सिल्वर आई शेडो लगा रहे, रेड लिपस्टिक लगा लो तो भी मज़े की लुक आती है। और अगर गोल्डन है तो लाइट सा आप उसको पीची सा गोल्डन सा कर ले, वो भी बड़ी अच्छी लुक आती है। लिपस्टिक आप उसके साथ सॉफ्ट लगा ले तो वो अच्छा रहता है।
वो ज़्यादा ही डार्क जाहिर बात है, ब्लैक के साथ तो वैसे सॉफ्ट ही अच्छा रहता है मेकअप, ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और अब मेरे ख्याल से वो ट्रेंड भी नहीं रहा, पहले स्मोकी आइज़ का बड़ा था कि आप बड़ी डार्क आइज़ कर लेते थे, अब वो ट्रेंड्स भी कहीं ना कहीं बदल गए। अभी चेंज हो गया, ब्राइडल है वो भी सॉफ्ट और पार्टी है वो तो वैसे ही सॉफ्ट ही मांगते हैं। सही। आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है हर क्लाइंट्स की ऑप्शन को देखना, उसकी ओपिनियन को देखना, ये भी बड़ा मैटर कर रहा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते होंगे जो कहते होंगे कि नहीं मुझे तो डार्क कलर की लिपस्टिक चाहिए, डार्क कलर की आई शेडो चाहिए, जो हैवी आईलैशेस चाहिए। तो इसके साथ साथ जाहिर सी बात है जब ये चीज़ें हमें सैलून में पूरी नहीं हो रही होती तो हम घर जाके ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो घर में रहकर पार्टी मेकअप किस तरह से किया जा सकता है, क्या ये बजट फ्रेंडली है भी या नहीं है, इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही थी पार्टी मेकअप के हवाले से, और अक्सर औकात हम घर में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। बेस का सही इस्तेमाल नहीं पता होता कि कौन सी हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, डार्क सर्कल किस तरह से छुपाए जाएं, कंसील किस तरह से स्किन को किया जाए। तो अलिशा हमारे साथ मॉडल मौजूद हैं और जिनका मेकअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। साथ साथ बुशरा आपने हमें बताते जाना है कि कौन सी बेस इस्तेमाल हुई है, ताकि वो लोग जो कि घर में मेकअप ट्राई करना चाहते हैं पार्टी का, तो वो मिस्टेक जो अमूमन करते आए हैं वो नेक्स्ट टाइम ना करें। तो ये बेसिस जैसे अभी हमने बेस स्टार्ट कर दी है, इनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी डल है, ठीक तो है। अगर हम डायरेक्टली इस पे फेयर बेस यूज़ कर लेंगे तो वो बिल्कुल ग्रे आ जाएगी बेस ना, तो हमने इसलिए लाइट सा इसको चाइनीज है। बेस के साथ कवर कर रहे हैं। सही, ठीक है, स्किन को बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये जो है ये अमूमन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि पार्टी मेकअप है, हमें अपनी स्किन से गोरा दिखना है। तो ये चीज़ आप रिकमेंड करती हैं कि नहीं कि नहीं, जो आपका एक नेचुरल है ना, ठीक है, उसके थोड़ा सा फेयर हो जाओ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने हाथों को साथ मैच करके रखना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये बेस जो है ये हम लगाते हैं पहले, इसके ऊपर एक और लेयर आएगी। जी ठीक है। इसके ऊपर फेयर में आ जाएगी लेयर ना थोड़ी सी। मैं देख रही हूँ कि लिशा की स्किन बहुत अच्छी है, हम देख रहे हैं कि मॉइस्चराइज भी हुई है और ऐसा लग रहा है कि लिशा ने ना काफ़ी ज़्यादा अपनी स्किन पे तवज्जो दी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके ये मॉडल है, डेली बेस पे मेकअप यूज़ होता है, स्टिल होता है, एक दिन में 2-2 बार भी हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी केयर ज़रूरी होती है। एक तो सबसे पहले हमारे जो ट्रेंड है ना कि मेकअप करके सो जाते हैं रात को, जब फंक्शन, ये नहीं होता कि हम रिमूव कर लें, फौरी आप अपना मेकअप रिमूव करें, स्किन केयर यूज़ करें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। अभी इसका माशाल्लाह से देखिए स्किन डेली बेस पे मेकअप हो रहे हैं, लेकिन अच्छी चल रही है इसकी स्किन। ठीक, बिल्कुल। और माशाल्लाह से अगर स्किन अच्छी है तो आपका जो मेकअप कवरेज है वो ज़्यादा रहती है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वो लोग जो कि ब्राइडल मेकअप करना चाह रहे हैं या पार्टी मेकअप करना चाह रहे हैं, अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो अपनी स्किन केयर करना है। रोज़ाना की ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम लगता होगा स्किन केयर के लिए? कुछ भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं लगते। बस लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी सी कोताही कर हम देते लोग हैं। केयरलेस लोग हैं कि खैर है, कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, यही कहते हैं। ठीक है। और ये बेस की शेड कौन सी है? ये चाइनीज बेस यूज़ हो रही है। ठीक है। और इसमें डिफरेंट शेड्स होते हैं, जैसे हम देख रहे हैं ये थोड़ी सी ऑरेंज शेड दे रही है जी। इसमें अगर लिशा की स्किन को देखें तो इसमें कौन सी शेड होगी, या वो लोग जिनका कलर थोड़ा ज़्यादा फेयर है क्या उन पे भी सेम यही कलर होगा, या उनका जो नंबर है शेड का वो चेंज होगा? नहीं, वो चेंज हो जाएगा, ये जाहिर बात है। वो बताया ना इसका थोड़ा सा फेस डल है, सो हम लोग इसकी कवरेज के लिए प्रॉपर तरीके से, थोड़े डार्क सर्कल थे, थोड़ी स्किन इसके डिफरेंट जगहों से चेंज थी, वो हमने अब इक्वल की है। इसके ऊपर अब जो भी हम फेयर बेस यूज़ करेंगे वो अच्छी ठीक है। और एक और चीज़ बुशरा, हम क्या करते हैं, अगर अमूमन मैं घर में एक प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं सबसे पहले बेस लेती हूँ, उसे ब्यूटी ब्लेंडर पे लगाती हूँ और उसके बाद मैं चेहरे पे लगाना शुरू कर देती हूँ, और बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं। तो क्या ये आप रेकमेंड करते हैं कि डायरेक्टली फेस पे बेस लगाई जाए? ब्यूटी ब्लेंडर के साथ तो लगानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारी तो उसके अंदर चले जाती है। सो आप डायरेक्टली अपने फेस पे लगाएं, बाद में उसको ब्लेंड करें, फेस पे ही ब्लेंड करें ना। अगर आप उस पे लगाएंगे वो तो बचेगी नहीं बिल्कुल भी फेस के लिए तो। और अक्सर वो लोग ऐसे भी करते हैं, एक बेस ब्रश होता है, वो उस ब्रश पे बेस लगा के लगाना शुरू करते हैं, तो जिसकी वजह से बेस जो है अब वो चेहरे पे स्टे ही नहीं करती। हम कहते हैं कि हमने इतनी मिकदार में लगा दिए, ओके, ये अब सेकंड बेस जो है लेयर लगना शुरू हो गई है। और ये इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं, जैसे अभी ये ब्रश से लगा रही है, इसके बाद
किस तरह से हम एक अच्छे तौर पे जो है बेस लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि मैं घर में बड़ी कॉमन गलती कर रही थी कि ब्यूटी ब्लेंडर लेती थी, उस पर बेस लगा के टैप टैप करके कर लेती थी। इस हवाले से थोड़ा सा हमारे ना व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है मुझे लगता है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को करते देखा, मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। नहीं, आप लोग ये देखें ना कि डायरेक्टली आप फेस पे करें, ठीक है, ब्लेंडिंग जो भी है फेस पे ही आप अप्लाई करें। सही, ठीक है, ठीक है। अब ये लेयर में लगेगी ये बेस? जी, ये वाली लेयर। ठीक है, ये ज़्यादा हैवी तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप चाह रहे हो कि थोड़ा टाइम फंक्शन आपका है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, तो आप उसके लिए पाउडर वगैरह यूज़ करें, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें। अगर आप वैसे ही छोटा सा फंक्शन है तो बेशक नहीं करें, वो एक नेचुरल सी रहेगी बेस। लेकिन अगर थोड़ा टाइम स्टे करवाना है आपने बेस को, तो फिर आप वो ज़रूरी कर लें। उषा, ये भी बताइएगा पाउडर को लेकर भी बहुत सारी वैरायटी है। आपने देखा होगा कम्पैक्ट पाउडर है कि एक पाउडर है, लूज़ पाउडर भी चल रहा होता है। तो हम बेस के साथ कौन सा पाउडर इस्तेमाल करें? आप इसमें लूज़ पाउडर यूज़ कर लें, वो बेस्ट है। अक्सर वो क्लाइंट का होता है कि ये क्या पाउडरी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो थोड़े टाइम के बाद स्किन के अंदर अपना ऑयल इतना होता है वो जज्ब कर लेते हैं। अगर फोरी फील भी हो रहा है ना, एग्जाम्पल आपके हाथों में इतनी होती है कि आप सॉफ्टली अपने हाथों से टैप टैप कर ले, वो एक्स्ट्रा जितना वो रिमूव हो जाता है। लेकिन बुशरा, आप देखें मौसम बदल रहा है, अभी हम देखेंगे कि 2 से 3 महीने में विंटर आ जाएंगी। तो विंटर में इंसान की स्किन वैसे बड़ी ड्राई हो रही होती है, ऐसे में पाउडर इस्तेमाल कर लेते हैं तो स्किन पे एक ना वो एक लेयर बन जाती है और शायद स्किन ना खिंचना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आप रेकमेंड करते हैं कि हम पाउडर की तरफ जाएँ? नहीं, उसके लिए नहीं। फिर आप उसमें ये है कि अगर पाउडर यूज़ करना भी है, आपको फील होता है कि कुछ लोग होते हैं कि हम पाउडर से ही सेटिस्फाई होते हैं, वो होना चाहिए। वैसे तो आप प्राइमर अच्छा यूज़ करें, सही, तो स्किन नहीं आपकी होगी, खिंची हुई नहीं आएगी। ऐसे ना क्लिनजर यूज़ करें, और पाउडर जो है वो फिर आप ब्रश पे यूज़ करें। डायरेक्टली आप उसको नहीं यूज़ करें, आप ब्रश के साथ यूज़ करें, बस सॉफ्टली। ठीक है, अभी ये टैप करके जो है वो बेस लगा रही हैं। और बेस में जैसे कि हमने बहुत जल्दी नहीं करना है, ठीक है, बहुत स्लो ये भी थोड़ा सा बता दें। जी जी, इसमें ये आता है कि जैसे अभी आपका फर्स्ट स्टेप जो है उसको जैसे मर्जी आप कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं। सेकंड जो है वो बड़ा केयरफुल होकर करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा उसको प्रेस करके करोगे, वो नीचे वाला जो डल कलर है वो मिक्स हो जाएगा और बेस आपकी जो है वो बिल्कुल डल सी हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ कंसीलर हम कब इस्तेमाल करें? एक जो हमारी पहली कवरेज होती है, हमने देखा कि ऑरेंज कलर की स्टिक हम यूज़ कर रहे होते हैं मार्क्स को छुपाने के लिए। इसके साथ साथ आइज़ को कंसील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सम हाउ इस तरह से होता है कि हम कंसीलर लगा लेते हैं, बेस लगा लेते हैं, वो कंसीलर और बेस जो है वो मिक्सचर बन जाता है और आप पता नहीं क्या लग रहे होते हो। वो यही कारण है कि अगर आप कंसीलर भी यूज़ करते हो ना, तो जब हम बेस उसके ऊपर यूज़ करते हैं ना, वो सॉफ्ट हैंड के साथ करें, दबा के नहीं, ज़्यादा खींच के नहीं करें। यही हमारी मेन मिस्टेक होती है कि हम लोग वो जब कंसीलर यूज़ करते हैं उसके ऊपर हम फाउंडेशन करते हैं, वो दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो सॉफ्टली उस जगह को करें आप। थोड़ा सा ये है, जब हम लोग फाउंडेशन यूज़ करने के बाद कम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लेते हैं ना, तो फिर वो स्टे हो जाती है बेस की, फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ आज मैं ये भी देख रही हूँ कि बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि पहले कंटोर था वो पाउडर में चल रहा था, अब क्रीमी जो है वो स्टिक्स आ गई हैं, कंटोर भी है, ब्लश ऑन भी है, टिंट्स भी हैं, इतनी वेरिएशन है। वो लोग जो कि मेकअप में बिल्कुल न्यू है, उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि किस चीज़ को अडॉप्ट करें। तो जाहिर सी बात है, जो बिल्कुल न्यू है और जो चीज़ें अभी अडॉप्ट कर रहे हैं और उन्हें अच्छा दिखना है, वो हमारी कॉमन रूटीन है, हमारे पार्टी वेयर्स में हमने अच्छे पार्टी वेयर्स के साथ मेकअप करना है, तो ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा। अभी जो न्यू है उसकी थोड़ी सी ब्लेंडिंग मुश्किल होती है, यानी कि वही बात फिर के मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए जो न्यू लोग कर रहे हैं ना, वो नहीं, इसको वो थोड़ा सा पाउडर में ही जाएं, इसलिए कि पाउडर जो होता है ना वो आपके कंट्रोल में होता है। लेकिन जब आप लिक्विड यूज़ करते हो, टिंट यूज़ करते हो, वो थोड़ा प्रोफेशनल ही यूज़ करें, तो वो आपके कवर में रहता है। हाँ बिल्कुल। और एक और चीज़ पुष्टा, अगर आज के दौर के हवाले से बात करें, कॉस्मेटिक्स बहुत महंगा है। अगर हम सैलून जाते हैं, सैलून के चार्जेस कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो क्या मेकअप जो है वो हमेशा ब्रांडेड की तरफ ही जाना चाहिए या हमारे पास लोकल मार्केट में भी अच्छी प्रोडक्ट्स मौजूद है? नहीं, लोकल में भी माशाल्लाह से अब तो बहुत अच्छे ब्रांड आ गए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड ही ज़्यादा चीज़ें, वैसे तो मैं फोकस जो आपकी बेस है वो आप ब्रांडेड ही यूज़ करें, ठीक है, वो ज़ाहिरी बात है, वो स्टे करनी होती है, मेन आपका होता है। लिपस्टिक है, नॉर्मल रेंज में भी बड़ी अच्छी हैं, तो क्योंकि लिपस्टिक की प्राइस जो है वो मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार तक की भी एक सिंगल लिपस्टिक आजकल ब्रांडेड मिल रही है। बिल्कुल। तो ये बड़ा बजट से आउट चला जाता है। वो ख़वातीन, जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना घर भी देखना होता है। तो जो 3-4 हज़ार वाली लिपस्टिक है, या हम देखते हैं कि 500 में भी लिपस्टिक शायद आ रही है, हाँ जी, तो वो भी स्टे कर जाती है। बिल्कुल कर जाती है, कोई ऐसा नहीं है, सेम होती है, बस उनकी कलरिंग थोड़ी चेंज होती है, लेकिन अच्छी होती है।
बुरी नहीं होती, वो अच्छी होती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। सही, बिल्कुल। अब ये हमारी बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और अब इसके बाद वाला जो स्टेप है वो हम जाएंगे पाउडर की तरफ, राइट? जी सही, थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ मैं। सही है। ओके, अब हमने ये बेस रेडी कर जैसे लिया। किसी को ग्लोसी लुक चाहिए ना, तो इधर हम डन कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए केयर, इसके लिए फिर हमें केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर इस लेवल तक कोई चाह रहा है ना, ठीक है, मतलब ये भी बेस यहाँ तक भी इधर कुछ तक लोग भी ट्राई हम करते हैं। कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर आपका फंक्शन वगैरह है, बिल्कुल सही। ज़्यादा टाइम के लिए चलेगा आपका, सो उसके लिए आप पाउडर ज़रूर यूज़ बिल्कुल, करें। पाउडर किस तरह से यूज़ करना है बेस के अकॉर्डिंग, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद। बात कर रहे हैं हम लोग पार्टी मेकअप के हवाले से। बेस जो है वो लिशबा के ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। हमने लिक्विड बेस का इस्तेमाल किया था और बुशरा अब जो है वो हम कम्पैक्ट पाउडर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। अभी कम्पैक्ट पाउडर यूज़ हो रहा है, ये अब चेक कर लें कि इस तरह अच्छे से करना चाहिए। वो ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि कहीं लगाया कहीं नहीं, उसमें मेन जो हमारी मिस्टेक आती है ना, जब जो एरिया हम छोड़ देते हैं ना, ठीक है, वही डिस्टर्ब होता है। सही है। और ये टैप 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 अच्छे से। और अगर आपको अभी ज़्यादा भी लग रहा है, जैसे हम ब्रश यूज़ करेंगे, ब्रश की भी एंड पे यूजिंग आपको बताएंगे, अगर आप उस तरह ब्रश यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा जितना भी ये पाउडर है रिमूव हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल एक नेचुरल आ जाती है। सही, ओके। और ये हमने कम्पैक्ट पाउडर कौन सी शेड का लिया? अभी हमने नेचुरल फेयर में लिया है। ठीक है, फेयर में लिया है। ठीक, अगर आपका फेस डल है तो थोड़ा सा, अगर आप बेस भी डल यूज़ कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा जो पाउडर है ना हम फेयर में यूज़ कर ले। उसके साथ जो होता है ना, स्किन आपकी एक नॉर्मल रहती है। ठीक है, तो फेयर की तरफ भी आ जाती है और नॉर्मल भी हो जाती है। और हम अक्सर ये गलती करते हैं, आपने ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी की है कि हम बेस जो है, अगर हमारा कलर डल है, हम बेस भी ज़्यादा फेयर यूज़ करते हैं, कम्पैक्ट पाउडर भी फेयर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो फिर पार्टी मेकअप जो है वो एक अच्छा लुक नहीं दे रहा बिल्कुल होता। वो चेंज हो जाते हैं। अभी हमने बेस थोड़ी सी डल यूज़ की है, पाउडर जो है थोड़ा सा फेयर यूज़ कर लिया और ये नेचुरल में आ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा वो वाइटिश भी नहीं जाएगा और एक नेचुरल लुक देगा। और आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा हैवी है या केकी बन गई है, पैचेस बन गए हैं। वो तब होता है कि जब हम ये जो बेस बनाते हुए गलतियाँ करते हैं। जी बिल्कुल सही। अब बेस, इसके बाद वाला जो स्टेप है हम करेंगे आई शेडो लगाएंगे। इसके बाद हम कंटोर करेंगे ठीक है, फेस को, ठीक है, फिर हम बाद में आई शेडो। सही। अब जिस तरह से बुशरा हम बात कर रहे थे कि आजकल कंटोर में भी बड़े ऑप्शंस आ गए हैं, एक पाउडर में चल रहा है, एक क्रीमी स्टिक्स चल रही हैं, तो आप क्या रेकमेंड करती हैं कि वो लोग जो कि घर में पार्टी मेकअप करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या इजी है जो कि फ्रेंडली हो यूजिंग में? जैसे जो आपको पता है इसमें चल रहा है ना लिक्विड में कंटोर, ये ब्राइड को हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए करते हैं, इसलिए कि उसकी कंटोरिंग ज़्यादा मज़े की आ जाती है, फीचर आपके ज़्यादा हाईलाइट्स होते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि पार्टी मेकअप एक नेचुरल में रहे, जो ओरिजिनल इनके फीचर्स हैं इनको ही जस्ट हम ठीक है, इन्हेंस करें ना। सही। और कंटोरिंग में ज़्यादातर जो है पाउडर बेस्ड जो है वो आप रेकमेंड करते हैं कि वो लोग जो घर में ट्राई कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो एक थोड़ा सा नेचुरल में ही रहती है, ज़्यादा नहीं होती ना। और इसके साथ साथ अगर हम आज बात करें ब्लश ऑन के हवाले से, तो पार्टी मेकअप में ब्लश ऑन्स के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? इसमें वैसे तो ब्लश आजकल चल रहा है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन कुछ लोग नहीं पसंद करते सो फेस कट। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ब्लश ऑन के बगैर मेकअप अधूरा है। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपने ब्लश ऑन नहीं लगाया, कुछ ना कुछ आपके चेहरे में मिसिंग है। पर्सनली मुझे खुद भी ब्लश पसंद है, सो ब्लश के साथ मज़े की लुक आती है, एक डिसेंट लुक, इनोसेंट लुक आ जाती है, बेबी लुक आ जाती है। बिल्कुल बेबी लुक। और आपके जो चिक्स हैं वो भी थोड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं। आप जो नोज़ पे मेकअप कर रहे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट हो रहा होता है। ब्लश ऑन लगाने में हम बड़ी गलतियाँ करते हैं, हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि हमारे फेस टाइप कौन सी है। अगर हमारा चेहरा गोल है तो हमें ब्लश किस तरह से लगाना चाहिए। तो पार्टी मेकअप में अक्सर वो लोग जो शौक रखते हैं ब्लश ऑन लगाने का, लेकिन जब वो ब्लश ऑन लगाकर पार्टी में पहुंचते हैं तो उनकी पिक्चर से पता चल रहा होता है कि इन्होंने सही तरीके से ब्लश ऑन नहीं लगाया है। इसमें ये आ जाता है, अगर तो आपका फेस छोटा है ना तो थोड़ा सा ब्लश आप ज़्यादा थोड़ा सा फैला के आप लगा लें। अगर आपका फेस थोड़ा सा ब्रॉड है सो उसको थोड़ा सा सिमटा हुआ आप यूज़ कर ले तो लुक अच्छी आ जाती है। ठीक है, इसलिए कि सबका यही होता है कि सैलून आना हमारा फेस कट थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ब्लश ऑन में आजकल पीच कलर चल रहा है, पिंक कलर चल रहा है, या पिंक। पार्टी में हम कौन से कलर देखते हैं? क्योंकि कलर्स तो बेशुमार हैं, रेड में भी ब्लश ऑन होता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि हम कौन सा कलर जो है वो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग फॉलो करें। आजकल जो चल रहा है, आजकल ज़्यादा पीच पिंक सा चल रहा है, ज़्यादा क्लाइंट लाइक करते हैं।
ठीक है, और ये किन कलर्स के साथ सूट करेगा? ठीक है, जैसे पीच कलर अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, पीच पिंक, ये चीज़ें जो होती सही। हैं ये तकरीबन हर ड्रेस के साथ सूट कर जाते हैं। अब ये कंटोरिंग स्टार्ट हो गई है, इस हवाले जी। से थोड़ा सा बताइए कंटोरिंग करने का सही तरीका क्या है? कंटोरिंग का जैसे आप चिक्स से करते हो ना, तो इसका जो है ना, इसका स्टार्टिंग जो है ना, ठीक है, ये हमारी गाइडलाइन इधर से। ठीक कोई है। भी आप फेस कट लगा लेना, ओके, तो इसकी जो गाइडलाइन है ना, आपके जो एयर है ना, इसके मिड से स्टार्ट ठीक है, यहाँ से कंटोरिंग जी। स्टार्ट होगी और ये कहाँ तक जाएगी? जैसे इसका तो नॉर्मल फेस है, तो इसका चिक्स तक ही रहेगी। ठीक है, और अमूमन ये कहा जाता है कि हमारी जो आई बॉल है इसके अकॉर्डिंग जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा होता है वहाँ तक कंटोरिंग करें, ये ऐसा है? क्योंकि हम वो देखते हैं ना, वो शॉर्ट वीडियोस होती हैं ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए, तो ऐसी चीज़ें अक्सर सामने आती रहती हैं, तो इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए अभी आपके सामने ही मेकअप हो रहा है। इसके साथ ये होता है कि अगर तो ज़्यादा हेल्दी फेस है तो ठीक हम है। कंटोरिंग को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। ओके, आपके आप लिप्स तक लेके जा सकते हैं, नोज तक लेके जा सकते हैं, लेकिन इसका फेस कट नॉर्मल है, सो इसका नॉर्मल ही रखेंगे, सही। ज़्यादा नहीं आगे और लेके जाएंगे। नोज़ कंटोर करने का सही तरीका, वो जिनके जो नाक हैं वो पतले हैं, थोड़े से शार्प हैं, वो भी कंटोरिंग कर सकते हैं कि उन्हें कंटोरिंग की ज़रूरत नहीं है? जैसे बिल्कुल जिसका नोज पतला हो उसको तो जाहिर बात कंटोरिंग की खास ज़रूरत नहीं होती। हाँ, वो लाइट सा ब्लश लेके है। स्टार्टिंग में पिंक टाइप का ना, ठीक वो है। यूज़ कर लें। लेकिन नोज को बिल्कुल ऐसे ही नहीं छोड़ दे कि कुछ लगाना ही नहीं है। सही। प्रोफेशनली अगर है तो थोड़ा सा उसमें ब्लश वगैरह यूज़ कर लेना चाहिए ठीक है, अब स्टार्टिंग में। जैसे लिशबा का नोज़ है, ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कंटोरिंग का सही इसको- तरीका क्या है? इसमें हम हल्का सा कंटोर जस्ट करेंगे? नहीं, इसको इनकी मेन जो होती है ना कंटोरिंग साइड भी होती है, जैसे जिसका थोड़ा सा लंबा होता है ना नोज, उसके लिए हम लोग कट कर देते हैं, ठीक जैसे है। स्टार्टिंग में और मिड ओके। में। साइडों से तो होनी होती है ठीक है, कंटोरिंग। बिल्कुल सही। तो इसके अब अलिशबा का इसका प्रॉपर कंटोर हुआ है, सही। फ्रंट पे नहीं हम लोग यूज़ कर रहे ना ठीक है, कंटोर। ठीक ज़्यादा है। जो टेंशन होती है ना, जिनका ज़्यादा पतला और लंबा होता है ना nose, उनके लिए टेंशन हो जाती है अब हम कंटोर करें, वही आपका बिल्कुल। वैसे करें या नहीं। उसके लिए ये हो जाता है कि अगर ज़्यादा लंबा नोज है तो उसको स्टार्टिंग में आप करो और हाफ में उसको ठीक है, ना- उससे उस नोज़ को डिवाइड करना हाँ, बहुत divide ज़रूरी होता है कि करना ताकि वो एक इंप्रेशन जा रहा होता है कि आपके चेहरे पे आपका नोज़ बहुत प्रोमिनेंट हो रहा होता है, जी। तो इस इंप्रेशन को ख़त्म करने के लिए कंटोरिंग करनी लाजमी हो गई है। सही। अब इसके बाद अब ये कंटोरिंग को करके अब ब्लश लगाना Blush है, use ठीक है, करते हैं। सही। और ब्लश का जैसे कि अभी मैंने बताया कि ब्लश जो है ना वो सही इस्तेमाल करना बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अब अलिशबा का जो फेस कट है वो थोड़ा सा राउंड में नहीं है, तो इसका जो ब्लश है वो हम यहाँ साइडों पे यूज़ कर रहे हैं, साइड जी। पे। सही, ठीक है। और ये पीच कलर का ब्लश ऑन है, पीच पिंक सा ये ना। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा कि ब्लश किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है, ताकि हमारे व्यूवर्स भी देख लें, इस टेक्निक को फॉलो कर लें। और अक्सर हमने देखा है कि ब्लश को हम फ़ौरन से ब्लश लेते हैं और स्किन पे लगाना शुरू कर देते हैं, तो टैप करके एक्स्ट्रा करके। पाउडर निकाल के, जी। ये इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। इसमें यह है कि जब भी आप ब्लश यूज़ करते हैं उसको टैप करके उसको थोड़ा सा रिमूव करें, फिर आप करें। अगर डायरेक्टली आप यूज़ करेंगे तो एक पैच बन जाएगा स्किन पे आपके ना, तो इसलिए आप जब भी पाउडर स्पेशली कोई भी आप शेड यूज़ करें, डायरेक्टली नहीं करें उसको। ठीक है। और क्रीमी ब्लश को किस तरह से हम यूज़ कर अगर सकते हैं? क्रीमी भी कर रहे हो तो उसके लिए भी आप स्पेशली डायरेक्टली नहीं करें, आप अपने यानी कि किसी भी चीज़ में ले लें या हाथों पे ले लें, उसको थोड़ा सा टैप करके फिर आप उसको यूज़ करें, डायरेक्टली नहीं करें उसको स्किन पे। ठीक है बुशरा, ये भी बताइएगा, ब्लश ऑन से मुझे एक बात याद आ गई कि अमूमन हम क्या करते हैं, कोई भी अच्छी लिपस्टिक लेते हैं पार्टी मेकअप करते हुए, तो उसे फ़ौरन से उसे एज अ ब्लश ऑन यूज़ कर सकते हैं। क्या ये स्किन के लिए ठीक है? नहीं, इसलिए कि जो स्किन हमारी किसी और टाइप की है, लिप्स हमारे किसी और चीज़ में हो जाते हैं, तो इसलिए वो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते ना। ठीक है। और अब तो ये हाइलाइटर लगाया जा रहा है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, ये कौन सी शेड है हाइलाइटर की? ये स्किन से ठीक है, स्किन है, ठीक है। और ये किसी भी ब्लश ऑन के साथ चल जाती है? नहीं, ये किसी भी नहीं, ये डिफरेंट, जैसे अभी हम इनका यूज़ कर रहे हैं ना पीच पिंक सा, तो इसके साथ ये अच्छा लगेगा। ठीक है। और क्या कोई ऐसा ब्लश ऐसा हाइलाइटर भी है कि हमने अगर बेबी पिंक ब्लश ऑन यूज़ किया है, हमने पीच किया है, वो सबके साथ चला जाए, ताकि वो लोग जो कि बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं मेकअप करने के, उन्हें नहीं पता कि कौन सी वेरिएशन किस कलर के साथ यूज़ करनी है, तो क्या ऐसे ब्लश ऑन, ऐसे हाइलाइटर की भी टाइप है जो हर ब्लश ऑन के साथ चल जाए? जी बिल्कुल, इसमें आप डल गोल्ड एक कलर होता है, वो जिस भी आप ब्लश पे यूज़ करेंगे उसके जैसा ही हो जाता है और वो फ्रेश भी लगता है फेस। सही। और ये हाइलाइटर यहाँ पर आप थोड़ा सा बता दें, चिक्स पे इस्तेमाल हुआ है, नोज़ पे है, चिन पे है? जी सही।
और ये थोड़ा सा साथ साथ बताते जाएं ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत गलतियां करते हैं और मैं भी उनमें ही शामिल हूँ तो अच्छा, ये इसका एक चीज़ें- और चीज़ आ जाती है, जैसे फोरहेड अब इसका नॉर्मल है, ठीक है, तो अगर किसी का छोटा है तो उसको जस्ट आप इधर से हाईलाइट करोगे मिड से। ओके, किसी का नॉर्मली वो सब जैसा भी फेस है वो सारा ही हाइलाइटर कर देती है, तो ऐसे नहीं, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसकी 3-4 वो टिप्स होती है। जैसे अगर फेस नॉर्मल है तो आप जस्ट इसको आईब्रोज के मिड में यूज़ करें, अगर बड़ा है फोरहेड है तो आप साइडों पे यूज़ करें, ठीक है, ठीक है। और ब्लश इधर नहीं डन करें, चाहे छोटा फेस है या बड़ा है, थोड़ा सा साइडों पे करो, वो एक ठीक look है, आती है ये वो। इस तरफ नहीं हम डन कर हाँ। सकते ब्लश ऑन, ये वाली साइड है, जी ठीक है। अमूमन ब्लश जो है ये चिक से लेकर और यहाँ तक चलता है, बिल्कुल जी। सही। बिल्कुल हमारे जो है ब्लश ऑन लग चुका है, हाइलाइटर जो है वो अलिशबा के ऑलमोस्ट डन हो गया है। उसके बाद आई शेडो जो है, आई मेकअप करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, किस तरह से आई मेकअप कर सकते हैं इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है पार्टी मेकअप के हवाले से, और पार्टी मेकअप के हवाले से बहुत ज़्यादा गलतियां हम घर में कर देते हैं। मेकअप कौन सा यूज़ करना है, क्या ब्रांडेड मेकअप की तरफ जाना चाहिए, तो ऐसी बहुत सारी गलतियां थी जो हम करते थे। हमारी जो मॉडल हैं अलिशबा वो ऑलमोस्ट रेडी हो रही हैं। अभी आई शेडो जो है वो स्टार्ट हो गई है। बुशरा मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बताइएगा कि आई शेडो का कलर हमने कौन सा लेना है, क्योंकि मॉडल ने ब्लैक कलर पहना हुआ है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि सिल्वर और गोल्ड का काम भी हुआ है। जी, अभी हमने जो इनका शेड यूज़ किया है वो डल गोल्ड में यूज़ किया है, ठीक है, जैसे सिल्वर भी आ जाएगा और गोल्डन सा भी इसका आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सही। और लिपस्टिक हम लोग इसकी रेड भी वैसे यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन इनकी न्यूड करेंगे लिपस्टिक यूज़ है, ठीक है। और ये कलर पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस कलर में जाना चाह रहे हैं, जी। लेकिन इसके साथ रेड भी चल सकता है। रेड जब भी। आई मेकअप जो है वो हम देखते हैं कि लाइट है तो फिर उसके साथ डार्क लिपस्टिक चल जाती है। और आपकी मेन जो पार्टी मेकअप का होता है ना, स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए साथ साथ। बिल्कुल, आपके हेयर स्टाइल अगर अच्छा है तो समझे कि आपकी 80% लुक जो है वो बेहतरीन लग रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। और ठीक है, अभी साथ साथ हम लोग हेयर स्टाइल भी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। और हेयर स्टाइल में आजकल क्या चीज़ें चल रही हैं? आजकल जो हेयर स्टाइल में कर्ल्स वगैरह के साथ सेटिंग चल रही है, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेट भी वैसे तो क्लाइंट लाइक करते हैं, ये वही होता है कि डिपेंड करता है आपकी लुक पे, लुक कैसी है आपकी। ठीक है। अगर वो लोग जो कि कर्ल में नहीं जाना चाह रहे, बस फटाफट कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी से ना ये चीज़ हो स्टाइलिंग जाए, घूम दो। तो जी। उनके लिए कोई सिंपल सा हेयर स्टाइल बता दें जो कि 2 मिनटों में रेडी ये हो जाए। फटाफट होने वाला आपको बिल्कुल। स्टाइल भी साथ बच्चे ये क्योंकि पकड़ो हम है। अक्सर ये करते हैं कि मेकअप पे बहुत ज़्यादा जो है ख़वातीन घर में टाइम लगा देती हैं, फिर घर वालों को होता है कि जल्दी जल्दी इवेंट पे जाना है, आप लोगों ने बड़ा टाइम लगा दिया है, तो ऐसे में हेयर स्टाइल हम हमेशा वहाँ पर ख़राब कर देते हैं। तो 2 मिनट में जो हेयर स्टाइल रेडी होगा उस हवाले से बुशरा हमें साथ साथ बताती रहेंगी। जी। ठीक है। और ये हमने साइड पार्टीशन करनी है मांग की। जी, है। साइड करके सिंपल, सही। ठीक है। और इस हेयर स्टाइल को हम उसमें जाएंगे, ब्रेड्स में जाएंगे। नहीं ब्रेड्स में नहीं, हम कर्ल्स में जाएंगे, लूज कर्ल्स के साथ ठीक में। है, ओके, लूज कर्ल में जाएंगे। सही, ओके। और साथ साथ आई शेडो जो है वो लग रही है गोल्डन के साथ। हम लोगों ने पिंक कलर, आई गेस इसे कहते हैं, पिंक शेड जो है वो इस्तेमाल की है, और इसके साथ हम लिपस्टिक कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है। बैक कॉमिंग के हवाले से भी थोड़ा सा बुशरा बताइएगा कि इसे सबसे बड़ा चैलेंज ना इसे खोलना होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये स्प्रे दीजिए, इसमें यह है कि बैक कमिंग जो है वो ज़्यादा नहीं, ठीक है। बिल्कुल पार्टी में आप सॉफ्ट सी बैक कमिंग करें, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर ज़्यादा खोलने की। सही, ठीक है। इसे इसको जितना अगर ज़्यादा आप- लाइटर रखेंगे उतना ज़्यादा हेयर स्टाइल जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आजकल वो नई ट्रेंड चल रहा है कि हम बहुत ज़्यादा हैवी बैक कॉमिंग कर लेते हैं। सही, बिल्कुल सही। ओके, ये बैक कॉमिंग ऑलमोस्ट आगे। हमारी डन हो गई है। अब इसके साथ चलेगा इसके स्ट्रेट साथ ऊपर बैठ साइड जाना। पे कर्ल्स आ जाएंगे। सही, बिल्कुल सही। ऑलमोस्ट आई मेकअप जो है वो अलिशबा का वो डन हो गया। थोड़ी सी ब्लेंडिंग रह गई है। ब्लेंडिंग में भी बड़े मसले आते हैं और कि आपकी अगर आई शेडो जो है वो सही से ब्लेंड नहीं हुई है, कहीं पर मसला आ रहा है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो आइज़ हैं वो बड़ा डल सा लुक बना रही होती हैं। वो चाहे स्क्रीन है, चाहे आपको लोग लाइव देख रहे हैं, तो आई शेडो हो, बेस हो, इसकी ब्लेंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिपस्टिक के हवाले से अभी हमने अलिशबा की जो है वो लिपस्टिक रह गई है। हम लोग न्यूड लिपस्टिक की तरफ जा रहे हैं बुशरा। जी,
ठीक है, की तरफ न्यूड हम लोग में। जा रहे हैं। ठीक है, न्यूड में आप कोई भी कलर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग या जो आपको पसंद है, जो आपको सूट कर रहा है, वो हम लगा सकते हैं। ये ग्लैमर में होगा, वीवा ग्लैमर ठीक है। यूज़ कर रहे हैं इनका। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही है। ओके, अब उसके साथ साथ ये आई कर्ल, Lash tag। हाँ जी। ठीक है, सही। और अभी हम जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आई लैशेज़ जो हैं अगर आप नहीं भी लगाना चाह रहे पार्टी मेकअप में तो भी कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल, मस्कारा अच्छा यूज़ कर लें, कोम मस्कारा यूज़ कर लें, वो बहुत ऐसे ही लगता है जैसे हमने लैशेज़ यूज़ ठीक किए है, हैं। सही। ओके, इसके साथ साथ ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप पार्टी मेकअप में आईलैशेस लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन अगर आपका मस्कारा जो है वो हैवी कवरेज का है तो कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और बहुत सारे लोगों को आईलैशेस लगाते हुए इरिटेशन भी महसूस हो रही होती है, जाहिर सी बात है, लेंस भी लगाए होते हैं, तो आप अच्छा मस्कारा यूज़ कर लें तो ये जो है आईलैशेस एक्सटेंशन वाला मामला ये भी हो जाएगा। ठीक है, और अब ये जो है मस्कारा लगाना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और मस्कारा लगाने का सही तरीका ये है कि हम लैशेस को पहले कर्व करते जी। हैं और उसके बाद जो है वो मस्कारा फिर लगाना मस्कारा स्टार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, सही है, बिल्कुल। आप ना ये इनकी लिपस्टिक लगाएं ताकि लिपस्टिक हमें बच्चे थोड़ा सा लगाओ ना फटाफट। पता चले कि किस तरह से लिपस्टिक लगानी है और कौन सी न्यूड्स के हवाले से कौन सी शेड आप इस्तेमाल कर रही हैं। सही है, ठीक है। लिपस्टिक जो है वो हम लोग न्यूड शेड में लगा रहे हैं और थोड़ी सी पिंकिश शेड दे रही है, बिल्कुल। और ये ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल, वाकई बुशरा आपने कहा था कि 2 मिनट में बन जाएगा और ये 2 मिनट में ये हेयर स्टाइल जो है ये हमारा बन के तैयार हो गया है। तो वो लोग जो कि मेकअप करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और बाद में उन्हें कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इवेंट मिस कर देते हैं, तो अब 2 मिनट वाला हेयर स्टाइल जो है वो बुशरा ने हमें फ़ौरन से करके बता दिया कि आप बैक कॉमिंग करें, बैक कॉमिंग के बाद अच्छे से कर्ल कर लें। बिल्कुल सॉफ्ट सी करें, ज़्यादा नहीं करें हैवी, ठीक है, लाइट सी यूज़ करें, ज़्यादा नहीं। ठीक है। और ये है कर्ल करने का सही तरीका। जी ठीक है, ये आउटर कर्ल है। जी, आउटर में कर दें। ठीक है, सही। और अभी लिपस्टिक जो है वो हम लोग लगाना स्टार्ट कर दिया और ऑलमोस्ट लिशपा का जो लुक है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ आईलाइनर के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये ऑप्शनल है, अगर आपकी आइज़ बड़ी हैं तो आप क्या लाइनर नहीं भी लगा सकते? नहीं, लाइनर के साथ तो लुक आती है ना। सही। तो आप जितना मर्जी अच्छा मेकअप कर ले, अगर आपका लाइनर अच्छा नहीं लगा हुआ ना, मेकअप का मज़ा ही नहीं आता। ठीक है, लाइनर्स में क्या ट्रेंड चल रहे हैं अगर हम देखें? लाइनर आजकल जो चल रहा है, पहले विंग लाइनर चल रहा था लेकिन आजकल नहीं, आजकल के वो आपकी जो जैसे नेचुरल आईज है उसी को ही लेके चलते हैं। ठीक विंग है, लाइनर और कुछ वगैरह तो आईलाइनर ये भी होता है कि हम स्मच भी कर सकते हैं, अगर वो लोग जो कि आईलाइनर लगाने में इतने एक्सपर्ट नहीं है तो मैं ये सोचती हूँ कि वो मर्ज कर देना आई शेडो जैसे के साथ। अगर आपकी आई बॉल अच्छा है, बाहर को है, तो आप उसको ब्लेंड कर लो, वो बहुत मज़े की लुक आती है। ठीक है, ठीक है। ठीक और है। अगर आपकी छोटी आईज है तो फिर आप बिल्कुल बारीक सा लाइनर यूज़ करें, ज़्यादा नहीं मोटा लाइनर यूज़ करें। सही, बिल्कुल। आईलाइनर लगाना ज़रूरी है कि वो लोग जो कि मेरी तरह पहले सोचते थे कि आईलाइनर जो है वो पार्टी मेकअप में ऑप्शनल है या नहीं भी लगा सकते, तो आपकी आइज़ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपका आईलाइनर लाइनर लगाना ज़रूरी, हाँ जी। लाजमी है। बिल्कुल सही। और लेंस के कलर के हवाले से भी बुशरा ये मेकअप डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितने अच्छे लेंस कलर यूज़ कर रहे हो कि नहीं, कि किसी भी कलर के आप। हाँ, लेंस का भी थोड़ा हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा शॉर्प नहीं यूज़ करें, ये पकड़िए। ठीक तो है, ज़्यादा नहीं शॉर्प करें, थोड़े से डिसेंट से आप कलर यूज़ किया करें, जैसे ग्रे कलर हो गया, ठीक है, हैज़ल ग्रे हो गया, ब्राउन हो गया, ये सही। थोड़े नेचुरल में और अच्छी लुक आती है। ठीक है, ठीक है। ऑलमोस्ट लिपस्टिक जो है वो हमारी डन हो गई है। और बुशरा थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि हम लिपस्टिक में आजकल देख रहे हैं कि हमारे पास लिप ग्लोस भी हैं, तो क्या चीज़ ट्रेंड चल रही है आजकल लिपस्टिक का? जो ज़्यादा है वो ग्लोस चल रहे हैं, सही, सॉफ्ट। ठीक है। और लेकिन कुछ ऐसे भी है बुशरा कि हम ग्लोव्स लगा तो लेते हैं लेकिन उसके बाद ना हमारे लिप्स थोड़े से वो पैची सी हो जाते हैं, और इस चीज़ को हम किस तरह से कवर कर सकते हैं? इसमें 2-3 किस्म के होते हैं, जैसे जिसके अंदर कुछ के ऑयल होते हैं, ऑयल वाले आप यूज़ करें। आगे वैसे भी सर्दी आ रही है, तो सर्दी में तो वैसे भी वो ड्राई वाले तो अच्छे ही नहीं लगते ना। और वो आपकी सारी लुक का सत्यानाश कर हाँ जी, देते हैं बिल्कुल। अगर आपकी लिपस्टिक जो है वो आपके फेस के अकॉर्डिंग सूट नहीं कर रही है या आपके मेकअप के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग बहुत डार्क कलर के साथ भी हैवी जो है वो लिपस्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारी जो मॉडल है वो रेडी होगी। जी ठीक है, चलें, ठीक है। आप थोड़ा सा आप खड़े होकर मुझे बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें जो है हमने यूज़ की हैं, ताकि हमारे नाज़रीन एक दफ़ा इसका ओवर लुक उन्हें पता चल जाए और वो चीज़ें जो है वो घर में इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, सही। ऑलमोस्ट हमारा हेयर स्टाइल डन हो गया है। चलें, ठीक है, ओके, चलें।
सही। ओके बुशरा, आप इस तरफ आ जाइए, उस तरफ आ जाइए आप। सही। अब मुझे थोड़ा सा साथ साथ आप बता दें ताकि हम लोग इस चीज़ को ना थोड़ा सा रैप अप कर लें कि कौन कौन से मेकअप किस तरह से किया है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं जो पार्टी मेकअप करते हुए गलतियाँ करते हैं वो ना करें। अभी सबसे पहले तो हमने इनकी स्किन को कवर किया है ना, इनकी स्किन को हमने चाइनीज़ बेस के साथ कवर किया है, फिर इनको ठीक है। हमने बेस दिया, लिक्विड बेस के साथ किया है, फिर हमने पाउडर यूज़ किया। पाउडर का मैंने आपको बता दिया था, अगर स्किन डल है तो थोड़ा सा, अगर आप बेस और नेचुरल यूज़ कर रहे हो तो आप पाउडर थोड़ा सा ठीक है। फेयर में यूज़ कर सही। ठीक है। बिल्कुल। उसके साथ एक नेचुरल लुक रहती है, ये आपके सामने भी है। सही। ठीक है, ठीक है। बच्चे आप थोड़ा सा इस साइड सही। पे आओ जरा। बिल्कुल, थोड़ा सा हम साथ साथ आप इधर- एक दफ़ा सेटिंग कर दो मुझसे। बिल्कुल सही, ये साथ साथ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। और हेयर स्टाइल तो वाकई बुशरा बहुत अच्छा बना है, और वाकई ये लग नहीं रहा कि 2 मिनटों में बना होगा। हाँ बस 2 मिनट में इनका स्टाइल वगैरह हो गया डन। सही है। ठीक है। और इसके साथ साथ फिर हमने कंटोर किया था। जी। ठीक है, कंटोर के बाद मैंने आपसे ये भी पूछा था कि जो है लेंस ये कौन से इस्तेमाल करने चाहिए, तो ये जो लिशबा ने कलर आई लाइन जो लेंस का है वो बहुत अच्छा लग रहा है, और वो इनका मेरे ख्याल green से shade। ग्रीन कलर जी, है। green। ठीक है, सही। बिल्कुल। और ये जो गलतियां हम पार्टी मेकअप में करते हैं कि बेस हमारी पैची हो जाती है, स्किन हमने उस तरह से प्रेप नहीं की होती है, तो इससे हमारी बेस ख़राब होती है। कलर ट्रेंड्स ब्लश ऑन के हवाले से क्या चल रहे थे, वो लिशबा का मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। ये चीज़ें या ये टेक्निक्स आपने भी लाजमी देखी होंगी, और नेक्स्ट टाइम आप जब भी पार्टी मेकअप घर में कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आप लाजमी फॉलो करिएगा, फिर आप देखिएगा कि क्या इफ़ेक्ट आपके मेकअप में आया है। इसके साथ दीजिए मैं भी शबीब को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।